बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे बात करूंगी ज़्यादती की। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नेगेटिव है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। आज इस टॉपिक का इंतखाब करने का एक बड़ा बेसिक रीज़न था कि मैं कहीं पे बैठी हुई थी तो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बातें कर रही थी, तो एकदम से ना मेरी अम्मी ने इस तरह करके मेरे बाजू को पकड़ा और कहा चुप कर जाओ, बहुत बोल रही हो। तो मैंने कहा क्या है मम्मा आपको? तो कहती है बेटा इतना बोल रही हो कि किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दे रही। तो मुझे ख्याल आया कि देखें, जहाँ पे बोलना एक्चुअली मेरा रोज़ी रोटी कमाने का तरीका है, चाहे एक्टिंग की बात करें उसमें भी बोलना होता है, चाहे आप होस्टिंग की बात करें, होस्टिंग तो है ही टोटल बोलने का काम। अब बोलना जो टेक्निकली एक बड़ा पॉजिटिव अमल है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है, टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप इसको भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो टू मच हो जाता है और लोग इरिटेट हो जाते हैं आपसे। वही बातें जो आपकी शायद 4-5 बड़ी लॉजिकल और अच्छी बातें होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी वैल्यू खो देती हैं। फिर सेकंड, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये भी बुरी बात है, क्योंकि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी की जड़ या रीज़न बनती है। देखें, ज़रूर सोचें कि आपने अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है, आप किस तरह से एक हैप्पी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन इतना ना सोचें कि आप अपने माजी और अपनी गलतियाँ और अपनी मिस्टेक्स और अपनी रिग्रेट से बाहर निकल ही ना पाएँ। ओवर थिंकिंग भी एक बीमारी है और हमें इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। देन इफ़ यू क्राई टू मच, अच्छा रोना भी बहुत बुरी चीज़ है, रोना भी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, और ओवरली हंसना भी बुरी चीज़ है। आपने सुना नहीं, जब बच्चे जब छोटे होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं बस कर दो, नज़र लग जाएगी। सो बात यह है कि बहुत ज़्यादा हंसना, मतलब अगर कोई इंसान बेतुका हंसी जा रहा है तो आप भी उसे देख के कहेंगे नहीं, ये पागल तो नहीं हो गया। उसी तरह जब इंसान रोता बहुत ज़्यादा है तो इंसान अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लेता है, और बहुत ज़्यादा रोएंगे तो उससे जो आपके इमोशंस पे और मेंटली आपको फ़र्क पड़ेगा वो तो पड़ेगा, लेकिन उस रोने से आपको जिस्मानी नुकसान भी होगा। माइग्रेन, हेडेक, नज़र ख़राब हो सकती है। तो रोना, जिसको हम कहते हैं कि अच्छी बात है, अगर रोना आता है तो रोएं, अगर खुश होते हैं तो ज़रूर हंसें, खिलखिला के हंसें, खुल के हंसें, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। देन अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर भी करते हैं, यानी कि अपने जगह आप दूसरों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर आप फॉर ग्रांटेड लिए जाएंगे। मतलब बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए एफर्ट्स करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं, तो जो वाहिद इंसान जो इग्नोर हो जाता है या जिसकी केयर बीच में रह जाती है वो अपनी ज़ात है। अच्छा, कुछ लोग अपनी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, करें अपनी केयर, अपना ख्याल रखने, अपनी खुराक का, अपनी सब चीज़ों का, लेकिन टू मच जब अपना भी ओवरली ख्याल रखना शुरू कर देते हैं तो वो भी एक नुकसानदेह अमल है। या तो फॉर ग्रांटेड आप लिए जाते हैं दुनिया से जब आप बाहर दुनिया की ओवर केयर करते हैं, या अगर अपने बारे में ऑब्सेस करते हैं और हर वक्त अपनी डेंटिंग, पेंटिंग, मेकअप, ये वो, हर वक्त अपने कोई ना कोई इलाज, ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तो वो टू मच केयर भी नुकसानदेह हो जाती है। अब देखें कितने लोग हैं, हम जानते हैं, जिस तरह डोनाटेलो वर्साची है, अगर आप उनकी कभी तस्वीरें देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने इतना ज़्यादा काम अपने चेहरे पे करा लिया है कि अब वो मतलब वैसी नहीं लगती जैसे एक रेगुलर इंसान लगता है। किसी भी इंसान को हमें बुरा नहीं कहना चाहिए और मैं बुरा उनको कह भी नहीं रही, बट टू मच मुंह पे काम ऑल्सो एज अ प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल है, अब दुनिया में तो नहीं रहे, माइकल जैक्सन, कितने बड़े सुपरस्टार, बट ओवरली ऑब्सेस्ड अपनी लुक्स के साथ, इतने ऑब्सेस्ड कि उन्होंने अपनी शक्ल ही बिगाड़ ली। सो टू मच भी करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ट्रस्ट, एतबार भी इतना नहीं करना चाहिए कि लोग आपको ना सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाते चले जाएं और हर वक्त आप जो हैं धोखे का ही शिकार रहें। सो ट्रस्ट करें, ज़रूर करें, लेकिन हर बंदे को ना करें और हर वक्त हर चीज़ पे भी ना ट्रस्ट करें। अपनी सगी औलाद झूठ बोल जाती है, अपने माँ बाप को भी हमारे साथ गलत बयानी कर जाते हैं, तो हर बंदे को ट्रस्ट करना इतनी भी कोई अक्लमंदी की इलामत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा काम यानी कि आप वर्कहॉलिक हैं। कोई भी हॉलिक, चाहे अल्कोहलिक हो या वर्कहॉलिक हो, ये एक बीमारी है, ये जहनी बीमारी है। बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपका जिस्म जवाब दे देगा।
अगेन हम मॉर्निंग एट होम पे ही बार बार कहते हैं कि आप एफर्ट्स करें, एनर्जी को अपनी यूज़ करें, बाहर निकलें, मतलब दिन रात एक करके काम करें, लेकिन एट द सेम टाइम इतना काम ना करें कि आप किसी जहनी दबाव का शिकार हो जाए या जिस्मानी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए और फिर उसका हल ढूंढने में आपको जितना देर आपने अपने काम पे लगाया उससे 1000 गुना ज़्यादा टाइम आपको रिकवर करने में लग जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी आपसे डेंटिंग पेंटिंग की बात की, अपनी केयर करने की, तो बहुत ज़्यादा मेकअप या बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करेंगे, बालों की बहुत से लोग ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट करते जाते हैं कि हमारे बाल गिर रहे हैं, हम ये ट्रीटमेंट करें, वो लो जी, जितने बचे होते हैं वो भी गिर जाते हैं बाल। सो द फैक्ट इज़ दैट ओवर केयर भी नहीं करनी चाहिए, ओवर मेकअप भी नहीं करना चाहिए। अब वही मेकअप जो नो मेकअप लुक या ज़रा एलिगेंट टाइप लुक है, जब आप करते हैं तो हर बंदा कहता है वाओ हाउ ब्यूटीफुल, बट जब आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें और डार्क मेकअप आंखों पे, डार्क मेकअप गालों पे, कॉन्टोरिंग, ब्लैक लिपस्टिक या डार्क लिपस्टिक, तो आपकी खूबसूरती मध्यम पड़ जाती है, बढ़ती नहीं है। सो वो भी एक प्रॉब्लम। देन खाना, फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे बात करनी थी, खाना। देखिए, खाने की आप भी शौकीन हैं, मैं भी शौकीन हूँ, खाना तो हम सभी शौक से खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जीते ही खाना खाने के लिए, मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन पेट की एक कैपेसिटी है, पेट का साइज़ है ये। अगर आप इस पेट, जैसे कि मेरा पेट इतने साइज़ का है, हर इंसान का पेट अगर आप हाथ की मुट्ठी बनाएं तो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। इतने से पेट के अंदर जब आप इतना खाना डालेंगे तो क्या होगा? भारीपन होगा, तबीयत ख़राब होगी, आप जनरली जो है आपको वेट चढ़ेगा, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा जब इंसान का वज़न बढ़ जाता है, इंसान ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। तो खाना खाएं, ज़रूर खाएं, अच्छी खुराक खाएं, बट अगर अच्छी खुराक भी खा रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा खा रहे हैं कि वो आपकी कैपेसिटी और आपकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है, तो वो अच्छी खुराक भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। पानी भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पिएँ, देखिए आजकल मौसम ऐसा है, 8 to 10 ग्लासेस आपको पीने चाहिए, लेकिन अगर आप 20 ग्लास पानी के डेली पिएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। 18 ग्लास पिएंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, अनलेस आपको डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि 18 ग्लास जब पानी पिएंगे तो खाएंगे क्या? उसके अलावा बार बार आप बाथरूम जाएंगे एंड आपकी बॉडी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को नहीं अब्जॉर्ब करेगी। सो 8 to 10 का जो आपको एक लिमिट दिया हुआ है, आप उसके अंदर रहें। हाँ, कभी आपने स्पोर्ट्स ज़्यादा खेली है, गर्मी ज़्यादा है, बहुत आपने बाहर हब्स में टाइम बाहर गुजारा है, तो ज़रूर आप 10 से 12 ग्लास पी लें, लेकिन 12 से ज़्यादा ग्लास किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। इवन जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो एथलीट्स भी हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट का पानी कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा उनको भी पता है कि नुकसानदेह है। आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं और अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ सैयदा नूर हैदर की तरफ रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। शेफ़ नूर, ये बताइए कि हम आज बात कर रहे हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी बुरी चीज़ है। बच्चों को एग्जांपल ले लेती हूँ, आप भी मदर हैं, आई एम ऑल्सो मदर। बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करें, बच्चे बिगड़ जाते हैं। सही कह रहे हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा डांटें, सख्ती बहुत करें, तब भी बिगड़ जाते हैं। हाँ जी, मियाना रवि रखनी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ का जो है, आपने बिल्कुल सही बात की कि ज़्यादा खाना वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा सोना वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ज़्यादा मतलब आप बच्चों से जो है वो प्यार करें, बच्चे वाकई बिगड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो है वो मैंने देखा है कि बाज़ पेरेंट्स जो है वो अगर 5 बच्चे हैं तो वो एक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और एक ही से ज़्यादा प्यार करेंगे, और वो दूसरे बच्चों को डांट रहे हैं, लेकिन एक जो बच्चा है उनका फेवरेट, वो मैंने बहुत से घरों में देखा है। ये बहुत हर घर की कहानी है। एक बच्चा लाडला होता है, जो बच्चा ऑब्वियसली ज़्यादा बात सुनता है और ज़्यादा अच्छे नंबर ले रहा होता है, अच्छे ग्रेड देता है। अच्छा, ये भी होता है कि भाई 3 बेटियां हैं, एक बेटा हुआ, तो वो जो बेटा है वो सबसे लाडला है। अब मसला ये है कि जब आप किसी एक बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा प्यार देते, एक्सेस में चले जाते हैं और बाकी बच्चों को बैलेंस में नहीं लेके आते, तो व्यूअर्स आपके बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर उनके अंदर बिहेवियर के प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ जी, और वो जाहिर है, क्योंकि देखें वो आप बचपन से ही बच्चों को हम ग्रूम करते हैं ना। अगर बचपन से इक्वली हमने एक मियाना रवि रखी होगी तो वो डेफिनेटली बड़े होके भी वो बिल्कुल अपने उसी मियाना रवि के साथ जो है वो हर किसी के साथ बिहेव करेंगे। और देखो ना, तनकीद की भी ज्यादती एक और चीज़ है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो तनकीद बहुत करते हैं, क्रिटिसाइज बहुत करते हैं और उसके साथ साथ सार्कास्टिक भी हो जाते हैं, यानी कि तनकीद भी और तंजिया अंदाज में बात भी करते हैं। जी। अब
उस इंसान को तो शायद फ़नी लगता होगा ना कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और अगले की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की फिर रेपुटेशन बन जाती है। बिल्कुल फिर ऐसे लोगों के साथ ना कोई उठना चाहता है, ना कोई बैठना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो आपको याद रखना चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी में कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम पे जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा बोल रही थी, मामा ने कोनी मारी, फिर ने बाजू को दबाया और कहा कि कम बोलो, बहुत बोल रही हो। तो खैर आपस में सब बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे चुपके से कहा, मैंने कहा मम्मा क्या हो गया, हर वक्त आप मुझे रोक रही होती है। कहते बेटे इतना बोलती हो कि अगले को बोलने का मौका नहीं मिलता और तुम्हारी बात की भी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ जी, मैंने कहा बात तो सही कह रही है। बिल्कुल। बड़े तो ज़ाहिर है जो बात कहते होते हैं सही कह रहे होते हैं, बच्चों को थोड़ा उस वक्त बुरा लग रहा होता है, लेकिन जब बच्चे अपनी उस असली सही एज पे आते हैं ना, तो फिर उनको ये रहता है कि हमारे मामा ने या बाप ने हमारी बात कोई ऐसी कही थी तो वो बिल्कुल सही थी, हमें उनकी बात माननी चाहिए थी वो। तो बिल्कुल जो चीज़ म्याना रवि जो है वो सबसे बेहतरीन एक जिसे कहते हैं ना वेपन है, बेहतरीन वेपन है कि आप म्याना रवि इख्तियार करें। और ज़्यादा जो है लाड प्यार बच्चों को वाकई बिगाड़ देता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं यार अपनी ज़ात को भी आप देखिए, बच्चे तो चले एक चीज़ होगी, बिसाइड्स बीइंग मदर्स एज इंडिविजुअल, अब आप और मैं हम काम भी करते हैं, अपनी थोड़ी बहुत केयर भी करते हैं, तो मतलब अपनी 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 लुक की, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अपना मेकअप। अब अगर हम 24 घंटे अपनी ज़ात पे फोकस करें, ये भी तो एक एक्सेस है ना कि आप सारा हर वक्त जो है अपने ऊपर ही लगे हुए हैं, मैं अपने बाल कर लूँ, अपना मेकअप। अब ऐसे लोग भी हम जिनको जानते हैं कि यार उसको अपने से फुर्सत मिलेगी तो वो अपने बच्चों को देखेगी ना, उसको अपने से फुर्सत मिलेगी उस बंदे को तो वो अपने घर वालों को लिफ्ट कराएगा ना। सही कह रही हैं आप। और यही चीज़ें फिर आगे बच्चे और फैमिली मेंबर्स देखते हैं। हाँ जी। और सीखते भी हैं और आपसे डिसहार्ट भी हो जाते हैं। और खाना, क्योंकि अब हम किचन में आने वाले हैं ब्रेक के बाद, तो खाना भी तो एक ऐसी चीज़ है शेफ नूर जिसकी बहुत ज़्यादा, या तो लोग बहुत कम खाते हैं, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, हाँ जी, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, या तो बिल्कुल ही डाइटिंग और उसकी टो के अंदर अपने आप को भूखा मारते हैं। मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो लिटरली दिन में सिर्फ पानी पिएंगी, एक टाइम प्रोटीन शेक लेंगी और एक टाइम वो ड्राई चने खा लेंगी और कहेंगी मेरी खुराक पूरी। अल्लाह की नेमतों को जो देखें, अल्लाह की नेमतें आप खाएं, लेकिन आप म्याना रवि से खाएं, या तो उतना खाएं जितनी आपकी जरूरत है। मैंने आपको बताया इतना आपका पेट है, अब इतने से पेट के अंदर आपने एक चपाती छोटी डाल लें, हाँ जी, और सालन खा लें, सालन थोड़ा सा। जब आप 4 रोटियां खाएंगे तो पेट तो मसल है, वो तो एक ऑर्गन है लेकिन मस्कुलर है ना, वो एक्सपैंड कर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि जब आप इतना सा खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। आपने देखा होगा मेल को भी, आपने देखा होगा कि उनके भी पेट इतने बड़े बड़े होते हैं सिर्फ खाने से सिर्फ। बिल्कुल, हाँ जी। सो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी चीज़ ज़िंदगी में करें उसको बैलेंस के साथ करें, म्याना रवि के साथ करें, एक्सेस की तरफ मत जाएं। व्यूअर्स, खुराक अच्छी जब हम कहते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि महंगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। अच्छी खुराक का मतलब है ऐसी चीज़ जो घर पे या साफ़ सुथरे अंदाज में ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से आपने बनाई हुई हो। डब्बों का इस्तेमाल ना करें, जितना नेचुरल की तरफ जा सकते हैं जाएं, और फिर उसकी मिकदार मुनासिब लें। दिन में 5 दफ़ा खाना खा लें थोड़ा थोड़ा, रादर देन एक टाइम पे इतना खा लेते हैं खाना कि कुछ देर तो आपका पेट भरा रहता है, उसके बाद जब खाली होता है तो उतना ही फिर से बड़ा हौका आपको चढ़ता है खाने का। और थोड़ी सी भूख छोड़ के, आप अगर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमें तो हर बार कहा है कि थोड़ी सी भूख छोड़ के रखें। गुस्से का हमें बताया, गुस्सा भी देखें, गुस्सा एक बहुत पॉजिटिव वेपन हो सकता है आपके लिए, अपना पॉइंट क्रॉस करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। लेकिन वही गुस्सा जब शिद्दत पे पहुंच जाता है तो आप हाथ भी उठाते हैं, गालियां भी निकालते हैं, और फिर कोई नाहमार वाकया भी रूनुमा हो सकता है। सो द फैक्ट इज दैट कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे बुरी नहीं है। एक्स्ट्रा लाड, एक्स्ट्रा गुस्सा, नफरत, कोई भी चीज़, कोई इमोशन हो जाए, ओवर थिंकिंग से आप नफसियाती मसाइल में पड़ जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन। सो बैलेंस। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ा बैलेंस्ड मेन्यू तैयार किया है आज शेफ नूर ने। बड़ी एक्साइटेड है, जब भी मुर्गन गज़ाएं खिलानी होती है ना तो इनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट होती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे मेरी कॉली में मेरा हिस्सा दिया जा रहा है जिसमें मुझे एक इलायची नज़र आई है, एक काली इलायची, वो जो बड़ी इलायची होती है, एक छोटी इलायची, 2-3 छोटी इलायचियाँ हैं, ज़ीरा है और दालचीनी, यानी कि गरम मसाला। जी, तो हम बना क्या रहे हैं आज? गरम मसाला बना रहे हैं? नहीं, हम बना रहे हैं जी बहुत ही डिलीशियस पालक चिकन, पालक गोश्त। मतलब आप उसमें जो कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं, मटन भी, बीफ भी और चिकन भी। तो आपको पता है कि ज़रा यहाँ पे थोड़ा मतलब
हम इतनी जल्दी वो कर नहीं सकते मटन और हाँ, बीफ में क्योंकि टाइम मटन और लगता है। बीफ जब आप ऑनर बनाते हो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर उसको आप हाफ डन। अच्छा, इसमें फिर मटन और बीफ कैसे डलता है? चिकन तो आपको पता है उसको उस तरह की बुनाई की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मटन और बीफ के साथ अगर यही रेसिपी बनाते हैं तो वो पहले बता दें कि फ़र्क क्या होगा, फिर आप रेसिपी की तरफ आ जाए। चलें, उसमें फ़र्क ये होगा कि अगर जैसे कि हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं ना, तो आपने बाज़ लोग प्याज कच्चा ही डाल देते हैं। जैसे कि आपने सॉस पैन में डाला, कढ़ाई में जो प्रेशर कुकर अगर आपके पास है, प्याज डाला, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, गोश्त डाला, मतलब मटन है या बीफ है, और सारे मसाले डाल के उसको प्रेशर दे दिया। ठीक है, और प्रेशर दे दिया और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से भून लिया। बस उसमें ये फ़र्क है उसमें। That's the only difference। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। और हम चिकन कर रहे हैं तो बस फिर अच्छा, बाज़ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने प्याज को सौते किया और बीच में लहसुन अदरक के साथ ही हमने गोश्त डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से ना भून लिया। अच्छा। और उसके बाद उसको पहले पकाना नहीं है गोश्त को? नहीं, जैसे बड़े लोग क्या करते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग ये करना शुरू हो गए हैं। वैसे अब छोटे होते थे तो मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था कि आधा पका हुआ गोश्त डाल रहे हैं। हाँ जब छोटे मैंने तो हमेशा किचन में यही होता है, जिसके क्योंकि मैं जब छोटी होती थी हर किसी की किचन में घुस जाती थी, मेरी बीमारी थी। मेरी भी। हाँ, कि जो कोई कुछ कर रहा था ना, क्या बन रहा है और फिर खाना भी होता था ना। और मेरे अब्बू की और मेरी तो ये बात फेमस है। अब्बा तो खैर अब इस दुनिया में रह रहे, मेरे अब्बू करते थे और मेरी भी यही आदत है। मैं सबसे पहले जब अपने क्लोज लोगों के घर जाती हूँ, जैसे आपके घर जाऊंगी, सबसे पहले आपका फ्रिज खोलूंगी, क्या है खाने के लिए। अच्छा, और फ्रिज में ऐसे खड़े होकर देख रही होती हूँ कि जैसे मैंने उसके अंदर अपना घर बनाना होता है। सो नदीदों की तरह, जैसे कभी कुछ नदीदों, बिल्कुल नदीदों की तरह, बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज लाइक नदीदा। सो आई रिमेम्बर कि हमेशा होता था कि गोश्त को भून के फिर उसको कुक किया जाता था। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग प्रेशर कुकर में आधा पका के गोश्त गला के फिर उसको भूनते हैं। नहीं, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो पूरा गला के उसको भून लें, क्योंकि फिर वो गोश्त अगर आप पालक डालेंगे तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो गोश्त चिकन का हो सकता है लेकिन मटन बीफ का नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ जी, आप जैसे कि प्याज सौते किया, आप बाज़ लोग ये होता है कि साथ ही इसको ना गोश्त को भी कर लेंगे, बीफ होगा या मटन होगा, उसको सौते करके गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाल के सारे मसाले डाल के प्रेशर दे देंगे 10 मिनट के लिए। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं जब उसका पानी बिल्कुल ड्राई होगा और फिर उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। लेकिन पालक और चिकन की बात मैं ये बता रही हूँ कि इसमें टमाटर नहीं डलते। पालक में तो कभी भी नहीं डलते। हाँ जी। अच्छा, बड़े लोग डाल भी देते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि आदत होती है ना एक ही किस्म का मसाला बनाने की, हर चीज का मसाला एक नहीं है। प्लीज, हमने अब ये पालक को बॉईल किया, ब्लांच किए, और हमने इसको दही और सब्ज मिर्चों के साथ हमने इसको चॉपराइज कर दिया ताकि उसका कलर ना खराब हो। चॉपराइज कर लिया, क्योंकि हमने दही डालना था और हमने पानी नहीं डाला और उसके साथ कर लिया ताकि हमारा पानी भी जो है वो ज़्यादा ना हो इसमें। और मतलब टमाटर बिल्कुल नहीं डालेंगे, और पालक और टमाटर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, वो पालक और टमाटर का टेस्ट बड़ा अजीब सा आ जाता है जब आप उसको कंबाइन करते हो, बिटर सा टेस्ट आ जो जाता है। मैं बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखें, हर चीज़ का मसाला फ़र्क होता है जी। निहारी का मसाला फ़र्क बनता जी। है, पाए का मसाला फ़र्क बनता है, कुन्ना का मसाला फ़र्क, कुन्ने का फ़र्क हाँ है। जी। इसी तरह पालक गोश्त में टमाटर नहीं डलता। हमारी इतनी आदत हो गई कि हर मसाला भूनते हुए उसमें 4-5 या 2-3 टमाटर तो डालने ही है कि मसाला बना रहे हैं। बिल्कुल। फिर आपकी हर हांडी का टेस्ट एग्जैक्ट एक जैसा आता है, और कुछ चीज़ों के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन भी नहीं बनती। जैसे उसके साथ टमाटर ऐड कर देंगे पालक के साथ, वो अजीब खट्टा सा हो जाएगा। जी, अब सिर्फ दही है इसमें सिर्फ दही। हाँ जी। अब मेरी रेसिपी, चिकन जो है वो 1.5 kg है, प्याज हमारे पास 2 अदद हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट हमारे पास 2 से 3 खाने के चम्मच हैं, और नमक हस्बे जायका है, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच है, और धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच हैं, और पालक हमारे पास 2 किलो है, और जो पालक और दही जो है हमारे पास 2 कप है, और अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, जी, मेथी सूखी 1 पैकेट, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, हरा धनिया 1 कप, अदरक आधा कप, 1/4 कप, तेल जो है वो 1 से 1.5 कप डलेगा। ठीक है जी। और हमने इसको जो है वो देगी चावल के लिए हमें चाहिए जी, चावल हमें 1 किलो चाहिए, यखनी हमें 4 कप चाहिए, नमक हस्बे जायका, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, अदरक 1 खाने का चम्मच, और जर्दा रंग और थोड़ा सा मतलब चाहिए हमें, और तेल आधा कप। हमने जो है सबसे पहले मैं पालक का बताती हूँ, ये ब्राउन हो गया और आप इसमें डाल देंगे। जी जी। हाँ जी। आप अगर उल्टा देंगी तो मुझे हाँ जी, मैं डाल दूँगी, फिर आपके तो बिल्कुल फिर ना वो कोई एक दिन ऐसा गुजर जाए जब मेरे हाथों से लहसुन अदरक की स्मेल ना आए। हाँ जी। खुदा की कसम हर बंदा मुझसे पूछता है, और बच्चे तो। गरम मसाला डाल दिया था, गरम डाल दिया मैंने, पहले गरम मसाला डाला ताकि हल्का सा वो मैं भून लूँ। इसको भून के और साथ ही हम चिकन डाल देंगे। अच्छा जी। चावलों की कहानी स्टार्ट करें ना अब कि वो कैसे अब बनाएंगे। चावल हमने जो है चावल को भिगो दिया, और यखनी जो है हमारे पास कोई भी स्टॉक, अब हमारे पास बीफ की है, मटन की है, चिकन की है, कोई भी है,
कोई भी स्टॉक बनाने का तरीका उसने बता दिया था लास्ट टाइम। और वैसे भी अगर आपके पास अदरक है और कोई भी बची हुई वेजिटेबल, गाजर है आपके पास, सब्ज़ प्याज है, बंद गोभी है, वो डालें, अदरक डालें और आप उसको जो है यखनी बना लें। ठीक है जी, 7 बोन डाल दें आप। आपकी यखनी बन गई, 3 से 4 घंटे के लिए रखें, यखनी बन गई आपकी। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्ची और साबुत गरम मसाला को सौते किया, यखनी डाली, नमक डाला, चावल डाल दिए आपने। और चावल डाल के जब चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के उसको दम दे दिया। सब बातें आपने ठीक की हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको ज़रूर कहूँगी जी, जी। कि एक्चुअली पालक गोश्त सफ़ेद चावलों के साथ सबसे मज़े का लगता है। तो ये ज़ीरा राइस हम बना लेते हैं। नहीं, हाँ बट जी, सफ़ेद हाँ, चावल जो है, सफ़ेद चावल। जो प्लेन वाइट चावल के साथ जी। बनता है, वो सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। जी। और ये देखिए, चिकन में से बिल्कुल आपको कोई पानी पूनी उस तरह से वाला एलिमेंट नहीं था, हमने पूरा उसका पानी जो है वो स्टेन करके डाला है। अब ये आपका प्याज भी अब हमने काले नहीं किए, लाइट ब्राउन किए हैं प्याज। ठीक है, अब हम चिकन को इसके हाँ साथ जी। भूनेंगे, उसके जी। बाद फिर क्या हम करेंगे? मसाले डालेंगे इसमें अच्छा, ठीक है। जी। और उसके बाद हम जी डालेंगे इसमें सूखी मेथी। सूखी मेथी। अच्छा, मेथी का भी पालक के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा वो वाला टेस्ट नहीं आया, उसके पीछे रीज़न ही है कि मेथी जो है वो लोग नहीं डालते। तो मेथी की जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़े ही मज़े की होती है। अच्छा, मेथी किस स्टेज पे डालनी चाहिए? मेथी जब हम चिकन को भूनेंगे उस वक्त हम मेथी डालेंगे। अच्छा, आजकल आपको पता है फ्रेश मेथी नहीं आ रही, हाँ। तो सीज़न नहीं है ना। और अगर फ्रेश मेथी हो अवेलेबल तो हाँ, फ्रेश मेथी तो डाल दे, वो हाँ तो जी। पालक के साथ ही ब्लेंड जी कर लें। जी जी, पालक के साथ ही ब्लेंड कर लें। अब हम डालेंगे खुश्क मेथी, इसका भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका फ्लेवर आएगा इसका। अच्छा, बट आपने इसको हाँ, पानी में मैंने डाला। पानी में डाला ताकि इसकी सारी जितनी मिट्टी है वो सारी नीचे बैठ जाए और ऊपर से हम डाल देंगे इसको। वेरी नाइस। अच्छा, ड्राई वाली में मिट्टी होती है? हाँ जी, मिट्टी होती है। इसको अगर आप स्ट्रेनर से छान भी लेंगे ना तो तब भी उसकी मिट्टी होगी उसके अंदर। तो इसीलिए इसको पानी हाँ में जी। डाल के छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही है। और खुले बर्तन में खाना बनाया करें। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि लोग इतनी इतनी बर्तनियों के अंदर ना पूरा का पूरा छोटा सा इतनी सी हांडी होती है और उसमें टॉप तक भरा हुआ होता है। ज़रा खुले बर्तन में बनाएं तो बेहतर होता है। अच्छा, एक और चीज़ व्यूअर्स जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, यहाँ पे खाना बनाने की जहाँ पे बात हो रही है सारा कुछ, देखिए ख़वातीन को यहाँ पे एक मशवरा दूंगी, एक्सेस की जहाँ बात करें, एक्सेस केयर की जो मैं बात कर रही थी, अपनी ज़ात को भी वक्त दें प्लीज़। सबसे बड़ा इशू हमारी सोसाइटी में आजकल ये है कि या तो लोग केयर करते ही नहीं हैं या इतनी ओवर केयर करते हैं कि अपने मामलात और अपने मसाइल जो हैं वो बहुत ख़राब कर देते हैं। सो थोड़ा सा कोशिश करें कि अपनी ज़ात को टाइम दें, सारा कुछ करें। और खाना बनाना सिर्फ औरत का काम नहीं है, ये मैं बार बार बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये पिछले कुछ सालों में ना बार बार कह के हांडी औरत का काम, हांडी औरत का काम। नहीं, खाना बनाना मर्द, किसी भी इंसान जी। का काम नहीं है जी। अब अगर एक औरत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर में किसी भी बंदे को खाना बनाना नहीं आना चाहिए। ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, ये पालक हम क्यों डाल रहे हैं? हम ये पालक इसलिए डाल रहे हैं कि वो हमारी ज़रा थोड़ी कम है, तो आपको इसलिए लग रहा है कि कम है? हाँ जी, थोड़ी और steam ये दे ज़रा के खड़ी बना- खड़ी रहेगी? नहीं, हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। इसको भी ब्लेंड करेंगे, ठीक है। बट ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका होता है बनाने का। जी, एक जी। दफ़ा हमारे प्रोग्राम पे ही बड़े साल पहले शेफ़ ने कहा कि कुछ मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और कुछ मैं थोड़े से उसके पीसेस रहने देती हूँ ताकि थोड़ा सा वो पालक का अभी इसको मैंने ब्लेंडर में नहीं किया, इसमें मैंने चॉपर में किया है। चॉपर में किया। तो वो ब्लेंड में बिल्कुल एक मलीदा सा वो बन जाता है, दलिया चटनी सा सी। बन, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। इसको मैंने चॉपर में किया है, ठीक है। दही और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको मैंने चॉपर में किया है। और बात ये कि पालक एक्चुअली हम लोग इतनी ज़्यादा डालते हैं और निकलती उसमें से इतनी भी नहीं। ये वही मैं कह रही हूँ 3 kg थी। ये 3 kg। और पालक निकली बहुत कम है। सीज़न भी नहीं है ना आजकल पालक का इतना ज़्यादा। हाँ, वो भी है। अच्छा, अब इसको इसके अंदर मसाला जाता, जी जी, अब मसाले डाल दें। कुछ चिकन भुन गई है, कुछ मज़ीद जी। भुन रही है। अगेन इसको इतना टाइम ही नहीं लगता, अभी मसाले थोड़े से भुन जाएंगे हल्के से, हाँ जी। तो उसके बाद अब अपनी नेक्स्ट स्टेप्स डाल सकते हैं। जी, इसमें नमक कम डालेंगे क्योंकि पालक ऑलरेडी नमकीन होती है। उसमें डाला हुआ है आपने नमक? नहीं, पालक ऑलरेडी नमकीन होती है। अच्छा, पालक ऐसा हाँ जी। वेजिटेबल नमकीन हो। हाँ जी। अच्छा, नमक बाद में आप चेक करके कर लें, लेकिन आप पहले आपको वैसे कम नमक डालने की आदत है और मेरी आपसे इसी पर लड़ाई रहती है। और आपको वो एक्चुअली वो मुझे शुरू से ये है कि मेरे मतलब हाई पोटेंशियल में मेरे हस्बैंड और सारे घर वाले कहते हैं कि क्योंकि नमक आपका है ब्लड हाँ प्रेशर जी, नमक जो है आप कम डाला करें और नमक ये मार दो क्या एक दिन मार देगा आपको। नहीं मारेगा इंशाल्लाह। क्या किसी बात करिए हाँ, ना, नहीं, अल्लाह वो ना कहते करे, हैं कि अल्लाह आपको नमक ज़िंदगी हाँ जी, दे, हाँ आपको जी। अपनी बेटी के सर पे सलामत रखे, बल्कि आपको अपने हस्बैंड के सर पे भी सलामत रखे, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं मियाँ सर पे सलामत रहे। एक्चुअली जी, बिल्कुल। बीवियों को जब कुछ होता है तो तब लग पता जाता है सबको।
घर का भट्ठा, मतलब हर बंदे का भट्ठा बैठ जाता है। भट्ठा, भट्टा क्या होता है? पट्ठा, वही जो वो कह रही हैं वो बैठ जाता है। इसको हल्का सा पानी डालेंगे, हल्का सा फ्राई करके ना। नहीं, पहले मुझे भूनने दो अपने मसाले। अच्छा, मुझे खाना अपने तरीके से बनाने दिया करो, ये लड़की मुझे तंग करती है। असल में मसला पता क्या है कि क्योंकि मैं अब सब शेफ्स के साथ काम करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं 5 शेफ्स बन चुकी हूँ। बिल्कुल, मेरे अंदर ना 5 शेफ्स का टैलेंट आ गया, डिफरेंट शेड्स ऑफ शेफ्स। बिल्कुल 5 शेड्स ऑफ शेफ्स। अब हम ये देख रहे हैं कि आप भून रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है क्योंकि कच्चे मसाले से बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो उसका फिर फ्लेवर आता है ना, उसका कच्चे का। टेस्ट हाँ आता है। जी। मुझे पता है कि हम एक टाइम लिमिट पे चल रहे होते हैं ऑन द प्रोग्राम, बट हमने ये भी नहीं करना है क्योंकि देखिए व्यूअर्स, खाना खाना है। हम लोग शो पे जो खाना बनाते हैं, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाते, ये आफ्टर द प्रोग्राम हम लोग खाते भी हैं। सो द पॉइंट इज हम उस किस्म की चीज़ बनाते हैं जो हम खुद भी खाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ हम ऑन एयर सर्व आपको दिखा रहे हैं बनाने को, तो कॉमन सेंस की बात है कि उसको उसका जायका ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो बद जायका थी और उसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट गलत थी और चीज़ें ठीक नहीं थी, तो उसका फिर हमने आप लोगों को जवाब देनी है एज व्यूअर्स। सो वी ऑलवेज चेक। सो खाना हम वो बनाते हैं जो सबके खाने वाला और सबके लिए मतलब वो अप्रोप्रिएट हो, विच इज़ वाई मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि वो वाली चीज़ मज़े की थी, वो वाली चीज़ मज़े की नहीं थी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि मसाला जो है वो कुक हो जाए। टू मच नहीं मैंने डाला, या और डाल दूँ? ठीक है, क्योंकि देखिए ना चिकन इतनी जल्दी पक जाती है। हाँ जी, फिर हम थोड़ा सा डाल के कवर करेंगे ताकि हमारा 10 मिनट के अंदर चिकन जो है हमारा गल जाए। आपका चिकन अभी विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो रेडी हो जाना है। हाँ जी, फ्रेश चिकन है बिल्कुल। ये आपने वो कर दिया। अच्छा, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप फ्रोजन मीट लेते हैं। फ्रोजन मीट भी बहुत जल्दी गलता है। जलता है जी, मैंने एक कुकिंग की क्लास में मैं गई, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंट करें कि आप अपने घर से बोनलेस चिकन जो है वो निकालें फ्रोज़न, और आप फ्रेश चिकन लेके आएँ, तो आप देखें कि दोनों में से जो है वो स्टेक किसकी जल्दी बनती है, तो फ्रोज़न की है। हाँ, हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा, और पालक में हमने क्या इस वक्त डाला है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पालक को खुद ही स्टीम कर रहे हैं, बस ये हो जाएगी। वो तो अपनी ही भाप में भी वो पक जाएगी। इसको ग्राइंड करेंगे, ये करेंगे। हम अभी बल्कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब तक वापस आएंगे तब तक आपकी चिकन पक चुकी होगी। जी बिल्कुल। और बस उसके अंदर अब आपने पालक वगैरह डालना है, उसको भूनना है और उसको मतलब उसके अंदर कुक होने देना है। मैं वैसे लोग कहते हैं कि जी आप 10 मिनट बाद भी सर्व कर दें, मैं कहती हूँ कि 15-20 मिनट अगर पकने देना तो फ्लेवर अंदर चला जाता है। अंदर चले जाता है, ये सारा पालक का भी, चिकन का भी पालक के अंदर आ अगर आप जाएगा। चाहते हैं कि आपकी चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, तो आप इस स्टेज पे भी अगर डाल के इसी पालक के अंदर इसको कुक होने देते हैं। हाँ जी, बाज़ लोग कच्ची पालक डालते हैं। कच्ची पालक इसको भून के ना कच्ची डालते हैं, वो चिकन भी भुन जाता है और साथ पालक भी पक जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू डू इट, बट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। हम अब जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो बड़ा कॉमन है बुजुर्गों में भी, यंग लोगों में, बच्चों में भी। एसिडिटी, हाइपर एसिडिक जो लोग होते हैं और जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है, और वो एक्चुअली होते क्या हैं ये भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब कोंदल ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि आज हमने टॉपिक तो रखा है अल्सर्स और उन लोगों के लिए खुराक जिनको तेज़ाबियत यानी एसिडिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। लेकिन तेज़ाब और जिस्म, इसकी क्या, तेज़ाब तो जला देता है इंसान को। तो हमारे जिस्म में जब खाना जाता है तो उसको जलाना ही तो एक प्रोसेस है, और बेसिकली बर्निंग टोटल हो रही होती है। इसीलिए तो हमें बार बार फील होता है, बहुत सारे पेशेंट्स में ये शिकायत भी आती है कि वो कहते हैं कि जी मेरा बर्निंग प्रोसेस इतना है, मुझे बार बार ऐसे लगता है इसी रिफ्लक्स हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो लोग बेचारे फेस करते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लेना कि कॉन्सेप्ट खाना खाने से लेके हमारे हज़म होने तक होता क्या है, और हमने उसको बाद में एसिडिटी क्या होती है और अल्सर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें, फिर कुछ ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, अगर आप वो ऐड ऑन कर लें अपनी डाइट में तो इंशाल्लाह होपफुली आपके जितने भी ये मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये कि आप जो भी चीज़ खाते हो वो आपके, ऑफकोर्स आपने मुँह से च्यू की, कितने छोटे पार्टिकल्स आपने किए, उसको कितनी बाइट्स में आपने खाया। हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा लोगों को समझाते हैं। यार पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो ज़ैनब, लोग तो लिटरली मुंह में खाना डालते हैं, 3 दफ़ा चबाते हैं और उसको निकल जाते हैं। 3 भी मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ। आजकल बच्चों को देखो,
तो या तो मुंह में खाना लेके बैठे रहते हैं, या उनको बाइट दो तो वो ऐसे निगल रहे होते हैं चबाए बगैर। हाँ जी। और यही लोग फिर आगे जाके, तो हमारे पेट को ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है, आप समझें। और अगर वो ट्रिपल मेहनत कर रहा है, इसका मतलब है पेट भी बार बार मेहनत नहीं करेगा, वो एफर्ट। चबाना कितनी दफा चाहिए खाने को? एक बाइट को, जो एक छोटी बाइट है, उसको कम से कम 8 से 10 दफ़ा आपको च्यू करना चाहिए। क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जो भी आप खा रहे हो उसने वैसे ही जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाना, उसको ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए पानी की फॉर्म में होना पड़ेगा। अब पानी की फॉर्म में होने का मकसद ये है, आपने चावल खाया, आपने रोटी खाई, रोटी का आपने इतना निवाला खाया, अब उस इतने निवाले को इतने इतने पीसेस में होके पानी में होना है, राइट। आपने अगर उसको मुंह से च्यू कर दिया है, आपने उसके प्रॉपर छोटे पार्टिकल्स कर दिए हैं, तो वो आपके पाइप में से गुजरेगा, फूड पाइप में से आपके जो है वो स्टमक में जाएगा। आपका स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट करेगा, जिसके अंदर जो एसिड हम डिस्कस कर रहे हैं वो HCl नाम का होता है, जो कि आपके खाने को तोड़ने में, उसको जो है वो समझे छोटे छोटे पार्टिकल्स में करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसी एसिड को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाई है पूरे पेट के इर्द गिर्द, जो कि हमारे खाने को हजम होने में भी मदद कर रही है और उस HCl को स्टमक लाइनिंग को डिस्ट्रॉय ना करने में भी हेल्प कर रही है। अब होता क्या है, आपके पेट से होके फिर खाना आपके जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाता है। उससे जो खाना तो एब्जॉर्ब होना होता है ब्लड स्ट्रीम में, वो हो जाता है, वो चला जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं फाइबर की, हमारे बहुत सारे ऐसे फूड कंटेंट्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम नहीं हो सकते, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ही करने होते हैं। वो स्मॉल से लार्ज में जाते हैं, लार्ज से फिर एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती या वो फासिद मादे बन जाते हैं, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। पहली चीज़, जब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट, अब हम रिवर्स प्रोसेस में चलेंगे। जब बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में खाना पड़ा रहेगा, खाना आप समझो आपकी रोटी है, रोटी को 10 दिन एक जगह पे रख दो, उसके क्या हालात हो जाएंगे। सेम इज द केस, आपकी इंटेस्टाइन में वो पड़ा रहेगा, आपकी इंटेस्टाइन को वो आहिस्ता आहिस्ता खराब करना शुरू कर देगा, उसमें ऐसे एसिड्स बनने शुरू हो जाएंगे जो कि आपकी आंत के लिए हार्मफुल होंगे। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन से पहले स्मॉल में देख लेते हैं, और इनकी जो एंट्रिंग्स होती है ना, जहाँ से वो ड्यूडेनम जिसको हम कहते हैं, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्रिंग होती है, अब उस एंट्रेंस पे भी उन एसिड का बड़ा काम होता है। अगर वो एसिड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हुआ और आपका खाना प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होगा, तो वो आपके खाने जो है वो आपकी लाइनिंग्स को तबाह करना शुरू कर देंगे। अब सिर्फ अल्सर ये नहीं होता कि मैदे का अल्सर है, आपके मुंह का अल्सर होता है, जिसके अंदर आपके जो है वो छोटे दाने देखते हैं बनने शुरू हो जाते हैं, और ये पहला साइन एंड सिम्टम होता है बहुत सारे लोगों में कि आपको मैदे का जो है ना वो कोई इशू आ रहा है, कोई तेजाबियत आ रही है। और ये पहला साइन होता है कि पहली आपको एक इंडिकेशन मिलती है। लोग क्या करते हैं, मुंह में बन रहे हैं छाले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवेंचुअली वो छाले फिर आपके पेट में, आपकी बड़ी आंत में, छोटी आंत में पड़ने शुरू हो जाते हैं। और मसला ये है कि मुंह के अंदर का छाला तो फिर भी टाइम के साथ ठीक हो जाता है, वो नहीं होता। पेट वगैरह के अंदर जब भी एक दफ़ा जैसे अल्सर होता क्या है, बेसिकली एक जो मैंने मेम्ब्रेन बताई है ना पेट के अंदर, ये पेट की लाइन है, हम समझ लेते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी मेम्ब्रेन ऐसे अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, और इस साइड पे HCl है आपका। जैसे ही खाना आता है, मैंने बताया स्टमक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिससे खाने के हजम होने में और HCl की वो जो मूवमेंट है उसमें आसानी होती है। अब जब हम बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है हम गंदे ऑयल वाले खाने खाते हैं, मिर्चें जो हम मसाले खा रहे हैं, चीनी, यस, एक्सेस में जाएंगे, गंदा पानी या गंदा खाना जब हमारी बॉडी में जाता है, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर होल्स होने शुरू हो जाते हैं, और जब ये होल होता है तो ये HCl जो है इस होल से जाके आपके स्टमक की लाइनिंग को ख़राब कर रहा है। अब जब स्टमक की लाइनिंग ख़राब होती है और वो म्यूकस में जो वो गैप पड़ा है, वो आपका बेसिकली मैदे का अल्सर है, स्टमक अल्सर हम उसको कहते हैं। अब होता क्या है, बहुत स्टमक हो गया या आपके आंत में हो गया, या मतलब आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, मतलब क्योंकि मुझे खुद भी अल्सर्स हैं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि हमेशा ये बात तो होती है लेकिन कोई समझाता नहीं है, तो मेरे दिमाग में तो ये कि जख्म बना हुआ है भाई पेट के अंदर, तो एक पेट के अंदर और एक मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जब भी मैं कोई पंगा करती हूँ खाने में, और ये मेरे डेवलप हुए थे जब मैं छोटी थी। मैं छोटी होती थी तो आपको पता है मैं क्या खाती थी, इतनी सी डिब्बी मिलती थी चूरन की, हाय अल्लाह, छोटी सी ना, वो एक बाबा जी आया करते थे, मैं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, तो वहाँ पे उनके पास कॉटन कैंडी होती थी, लच्छे जिनको हम कहते हैं, डिफरेंट चीज़ें ना, जिस तरह होममेड टाइप टॉफियाँ, ये वो,
तो उनके पास एक चूरन होती थी, उसको स्पेशल चूरन बुलाते थे, ऐसी वैसी उसमें कोई चीज़ नहीं होती मजे थी का होता था यार, बहुत खट्टा सा और अजीब उसका जंग टाइप का टेस्ट होता था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो खट्टा सा और जंग टाइप टेस्ट होता था, इतनी सी होती थी वो। मैं डेली के 2-2 3-3 खा लेती, तो होता भी सस्ता था, 4-5 रुपए का टाइप होता था। 20 रुपए मम्मा ने दिए हुए होते थे, हम तीनों बच्चों को 20-20 रुपए के, तुम लोग कोई ना कोई स्नैक ले लेना। अब चूरन का मजा आ रहा है ना आपको? बड़ा मजा आ रहा है, आज तक पता चल रहा है अल्लाह कि की कसम। अब कोई फक्की भी ऑफर करता है हाँ ना जी। तो मेरे से खाई नहीं जाती, क्योंकि उसको देख के मुझे होता है हाय मेरे पेट में, हाय मेरे पेट में क्या होगा, जबकि फक्की तो अच्छी चीज होती है। फक्की अच्छी चीज है, डिपेंडिंग ऑन उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। चूरन का आई डोंट नो कि उसमें क्या डलता है, इसलिए मैं उस पर कोई चूरन कमेंट नहीं खाने वाली करूंगी। चीज, मैं हाथ जोड़ी, चूरने नहीं खानी। अब तो खैर मिलती भी नहीं है। अब अच्छी तो वो बात जो है। अंकल जैसे, वो बड़े क्यूट अंकल होते थे, वो बाबा जी बड़े क्यूट होते थे। बाबा आपको जी अभी भी क्यूट लग रहे हैं? उनकी तो गलती नहीं है ना बेचारे ने, बेचते वो थे, तो बनाते मंजन बेच वो रहे थे। थे। आपको कोई अगर चूना बेचेगा तो आप चूना खा लेंगे, अगर कोई चूना बेच रहा है तो आप चूना तो नहीं खाएंगे वो ना। क्यों बेच रहे हैं ना, मसला तो ये है ना। हम तो चलो पागल हैं ही, यहाँ पर मैं ले ही लेंगे। नहीं, मैं बाबा जी के खिलाफ कुछ नहीं सुनने के अच्छा लिए तैयार। चले, बाबा जी को छोड़ते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि अब अगर मसला हो गया है तो उसको ट्रीट क्या करना है, करना क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अल्सर्स हैं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं, उन्हें लगता है कि हम खाना खाते हैं तो वो ट्रिगर हो रहा होता है, राइट। तो आपके ट्रिगर होने का जो प्रॉब्लम है, लोग ये करते हैं कि 10-10 घंटे खाना ही नहीं खाते या बहुत टाइम भूखा निकाल देते हैं कि जी मैं अगर खाऊंगा तो मेरे जो है ना वो स्टमक में जो अल्सर्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, मुझे पेन होगा। अच्छा, कुछ लोग अल्सर्स बनाते हैं अपने पेट में इस तरह। आप हाँ तो जी। बात करिए जिनको हो। अब जी। जिस बंदे को नॉलेज हो वो अपने साथ ज्यादती करे। तो देखें, अगर आपको पता है कि आपको अल्सर है तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा चुके हैं, बिल्कुल। और आपका माहिरे जो भी आपका नॉलेज है उसने आपको बता दिया आपको अल्सर है, उसके बाद आप ये करें तो शदीद ज्यादती है। लेकिन अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो डाइटिंग की टो में 12-12, 16-16 घंटे अपने पेट को खाली रखते हैं। देखिए, रात को सोना तो समझ आती है, बिल्कुल। अब आप सुबह उठे हैं, आपने कहा यार मैं जो है इंटरवल वो कर रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रात को आप जागे हैं, उसके बाद आप शाम को 8 बजे 9 बजे एक टाइम खाना खाएं, जिसको वो ANSP डाइट कहते हैं समथिंग। आजकल ओमैड लोग इतनी ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, ओमैड, 1 मील अ डे। 1 मील अ डे। अब सारा दिन आपका पेट खा लिया है, उसमें एक सोचे कि जैसे तेजाब उबलना शुरू हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, वजन शायद कम हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी सेहत का कौन ख्याल करेगा? आपने सिंपल एक चीज सोचनी ये है कि आपकी कोई वॉशिंग मशीन है या माइक्रोवेव है, फॉर एग्जांपल, आप उसको 24 घंटे में चलाते रहें और सिर्फ 1 घंटे के लिए आप उसमें खाना डालो, तो क्या होगा? तबाही होगा। आपका माइक्रोवेव भी खराब हो जाएगा, मशीन भी खराब हो जाएगी। सेम इज द केस, योर स्टमक इज अ मशीन। आपके स्टमक को ने वो एसिड जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, HCl ने उसके अंदर प्रेजेंट होना है, आपके उसको ने जो है ना लिवर ने वो प्रोड्यूस करने हैं एंजाइम्स। अगर खाना दोगे तो वो बेहतर है ना, वो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं, वो खाने के साथ डाइजेस्ट होती रहेगी और वो काम कूल डाउन होते रहेंगे। अब मसला ये है खाना क्या है। बहुत सारे नॉलेजेबल लोग भी जो है वो ये मसला करते हैं, उनको ये है कि जी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो शायद हमें अल्सर्स करते हैं। सबसे पहली चीज़, सिट्रस फ्रूट आपको अल्सर नहीं करते। नंबर 2, अगर आपको अल्सर्स हैं, हाँ तो आप प्रिवेंशन कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को ऑरेंज जो है वो ट्रिगर कर देता है, लेमन जो है वो ट्रिगर कर देता है, तो आप उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर लो। फॉर एग्जांपल, लेमन आपको ट्रिगर करता है खाली खाने की फॉर्म में या उसके जो है वो किसी सैलड की फॉर्म में, आप उसकी स्कंजी बना के पी लो। आपको वो ट्रिगर करता है खाली खाने में, आप उसको किसी सालन के ऊपर जो है वो निचोड़ के खा लो ताकि विटामिन सी तो जाए। आपने नोटिस किया कि जब भी इंसान फॉर एग्जांपल गोलगप्पे खाता है, यस, अब गोलगप्पे का पानी जैसे ही आपके सिस्टम में जाता है थोड़ी देर बाद ही तेजाबियत होनी शुरू हो जाती है। आप फॉर एग्जांपल निहारी खाएं कहीं पे जाके, उसमें बहुत ज़्यादा आपने उसके ऊपर देसी घी का तड़का भी आपने लगाया हुआ है, मगज़ नली, आई लव दीज थिंग्स। लेकिन जब आप उसको इतनी मिकदार में खा लेते हैं, साथ में आप नान रोटियां भी खानी शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है कि आपके पेट में इतना ज़्यादा, एक तो पेट पे प्रेशर पड़ जाता है, और अगर आपके अंदर एसिडिक, अच्छा हाइपर एसिडिक होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग एल्कलाइन भी होते हैं, ये भी ज़रा समझा दो। इस पे भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन आपकी पहले वो नली और उस पे मैं एक कमेंट करना चाहूंगी। खाना बुरा नहीं है, खाने को बनाने का तरीका बुरा है। आपने नली उसमें तो जो लाल बहुत मिर्च अच्छी डाली है, मगज तो बहुत अच्छा है। आपने जो उसमें लाल मिर्च डाली है, आपको पता है कि वो लाल मिर्च फूड कलर है या वो लाल मिर्च वाकई ही है? पिछले कुछ दिनों में लिटरली इतना ज्यादा जीरा पकड़ा गया है जो कि जीरा था ही नहीं, वो किसी
पता नहीं बैम्बो स्टिक को के किसको काट के उसको जीरा बना दिया गया था। अब आप ये सोचो कि आप अपने बेहतरी के लिए जीरा डाल रहे हो और वो बैम्बो स्टिक्स हैं जो कि आपको पता नहीं क्या का क्या कॉज कर देगी। एंड एट द सेम टाइम व्यूअर्स, बात तो ये ना कि चीज़ों को बैलेंस में, अभी शुरू में मैंने कौन सी बात की कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती आपकी सेहत के लिए बहुत बुरी है। यस। और यहाँ पे खाने की ज़्यादती, खाने के अंदर सर्टेन चीज़ों की ज़्यादती, और मिर्च मसाले तो जायके के लिए ज़रूर डालें, हम नहीं आपको कह रहे ना डालें, लेकिन अगर आपने लाल मिर्च और हल्दी डालनी है तो कम से कम ऐसी जगह से हल्दी और लाल मिर्च खरीदें जहाँ पे, अब बहुत से लोग खुला खरीद लेते हैं, खुला ज़रूर लें अगर आपको पता है कि जिधर से आप ले रहे हैं वो जगह ठीक है, आपके सामने हल्दी आपको पीस के दे रहे हैं, आपके सामने आपको वो पीस के दे रहे हैं, लाल मिर्च पीस के दे रहे हैं। लेकिन 90% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता व्यूअर्स। खुले के नाम पे एक ज़माने में मुझे याद है लोगों ने कहा ये लाल मिर्च कम और ईंटें ग्राइंड करके डाल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या जो है ना वो हमें खिलाया जा रहा है। आप खुद ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और हल्दी तो आपकी ट्रीटमेंट है अल्सर्स की। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आपकी बॉडी में दर्दें हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हल्दी खाओ। लेकिन हल्दी का ये करो कि बाजार में ना एक सीज़न आता है जिसमें जैसे आजकल ना अब हल्दी आ जाएगी ताज़ी, आप वो ताज़ी हल्दी खरीदो, उसको खुद ड्राई करो और घर पे खुद पीस लो यार, अगर नहीं बाइस से पिसवा सकते, वरना कोई ऐसी मशीन देख लो वहाँ से जाके खुद पिसवा के आप उसको घर पे ले आए, यूज़ करें उसको। अदरक तो, अब अदरक कह रही हूँ क्योंकि वो अदरक की तरह की होती है हल्दी, तो आप उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं अपने खाने में। यू डोंट हैव टू पुट ग्राइंड हुई भी पाउडर हल्दी ही, आप फ्रेश हल्दी भी डाल सकते हैं खाने के अंदर। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप हमें बताएंगे कि वो किस किस्म की हमें एक बैलेंस डाइट में खुराक लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर किसी को तेज़ाबियत का, अब तेज़ाबियत से मुराद वो जो जलन होती है यहाँ पे अक्सर लोगों को हर खाने के बाद होती है, एक तो अपने करीबी मॉलिज डॉक्टर से रुजू करें और उसके अलावा खुराक में क्या चीज़ें लेनी चाहिए। और इसी में मैं यूरिक एसिड की भी बात करूंगी, मैं चाहूँ क्योंकि वो भी एक एसिड की फॉर्म है, एसिडिटी की फॉर्म है, तो यूरिक एसिड भी जिनका ज़्यादा हो वो क्या खाएं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं अल्सर्स की, तेज़ाबियत की। ज़ैनब एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। ज़ैनब, खुराक का बताओ, खाएं क्या, गलत क्या कर रहे हैं वो तो हमने बता दिया, जैसे कि चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी इंसान को अल्सर्स हो बढ़ा देता है। मेरी प्रेगनेंसीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे एसिडिटी बढ़नी शुरू हो गई। मैं ड्यूरिंग नूर के साथ जब प्रेग्नेंट थी, हसन के साथ, हमज़ा के साथ, मैं चाय का एक घूंट लेती थी, मुझे नौजिया और वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। खैर, हमने ये डिस्कशन तो की कि क्या नहीं करना। अब मैं ये बताती हूँ कि क्या करें। सबसे पहले तो कोकोनट वाटर अगर अवेलेबल हो और आप उसका हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करते हो तो आपकी एसिडिटी, आपका एसिड रिफ्लक्स बहुत हद तक जो है वो कूल डाउन हो जाता है। और अगर आपको अल्सर्स भी हैं तो वो भी आपके अल्सर की जो एक दर्द आपके मैदे में बार बार होती है उसको कूल डाउन करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। उसमें बहुत ज़्यादा मज़े के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए बेसिकली फ़ायदेमंद है। ठीक है। नंबर 2, दूध या दही का इस्तेमाल जो है दोनों को आप कर सकते हो। दूध को हम जो है ना वो इस तरह से कह सकते हैं कि पैकेज्ड इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि अगर आप फ्रेश मिल्क ला सको और उसको ठंडा करके कच्चा अगर इस्तेमाल कर सको तो वो बेहतरीन है आपके अल्सर्स को। लेकिन यार बैक्टीरिया वगैरह और ये चीज़ें आपने सिर्फ इतना सा पीना है उसको और उसमें कोई चीज़ उबालना नहीं है उसको, बाद में बॉईल करके आप इस्तेमाल करें। एक दफ़ा जब लेकर आएँ तब उसको कच्चा थोड़ा सा अगर पी लें तो एक जो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग आपकी सिचुएशन होती है ना वो काम डाउन हो जाती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि यार मुझे अल्सर की प्रॉब्लम है, तेज़ाबियत की, वो इतना इतना बड़ा ग्लास दूध का पी लेते हैं। अच्छा, दूध बहुत ज़्यादा जब आप पीते हो और बलाई के साथ पीते हो तो वो आपके अल्सर को ट्रिगर भी कर सकता है। आपने अगर दूध पीना है तो दूध के ऊपर से पहले बलाई 2 बार उतारेंगे, उसके बाद आप उसको स्टेन दोबारा करेंगे पीते वक्त ताकि उसमें बलाई की कोई फॉर्म ना आए। और आधे ग्लास से ज़्यादा आपने दूध, अगर आपकी ट्रिगर हुई हुई है तो आपने नहीं इस्तेमाल करना। सेम इज़ द केस विद दही। दही को आप दिन में 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 चम्मच आपने इस्तेमाल करने एक टाइम पे। इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। और घर का दही प्लीज़। और उसी दही में जब आप ज़ीरा और नमक और लाल मिर्च और हरी मिर्चें काट के डाल देते हैं कि जी हम वो रायता बना रहे हैं, तो दही नहीं तो व्यूअर्स फिर वो दही नहीं रहता। रायता ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ है,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसी रायते के अंदर बहुत सी हरी मिर्चें काट के, और अक्सर लोग तो मैंने देखा है रायता प्रॉपर सालन की तरह बनाते हैं। हाँ जी, लाल मिर्च भी डाल दी, उसमें ज़ीरा भी डाल दिया, उसमें चाट हरी मिर्च भी मसाला भी डाल डाला। दी, उसमें चाट मसाला भी डाल दिया। तो अब अगेन देखिए, जो चीज़ टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा तीखी या खट्टी है, वो आपका एक इंडिकेशन है कि वो आपके पेट को डिस्टर्ब कर सकती है, अगर अगेन आपको तेज़ाबियत की प्रॉब्लम है। यस। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं जो इस ट्रिगरिंग सिचुएशन में रहते हैं, उनको चाहिए कि खाना खाते ही फ़ौरन से लेट ना जाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ कि खाना खाया, खाना खाते ही बिस्तर पे लेट गए। आपकी जो खाने की जो रिफ्लक्स है ना, वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि एक कंसल्टेंट से आज से मैं कोई तकरीबन 8-9 साल पहले मिली थी और उन्होंने तब एक बात की थी, वो आज भी मेरे माइंड में। उन्होंने कहा कि मेरे जितने पेशेंट्स होते हैं ना एसिड रिफ्लक्स वाले, मैं उनको कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम अब तुम्हें स्टार्ट हो गई है ना, तुम इसको ट्रीट नहीं करना चाहते तो या तो अपना बेड जो है ना वो सर की साइड से ऊंचा और पाँव की साइड से नीचा बनवा लो, या अपने सर वाली साइड पे ना 2-2 ईंटें रख लो। 2-2 ईंटें रखने से ये होगा तुम्हारा बेड ऊंचा हो जाएगा और तुम्हारा ये रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कहा डॉक्टर साहब वो उल्टा हो जाएगा। और मेरी बहुत सी बहनें जो है वो इसके साथ एग्री करेंगी, सारी प्रेगनेंसीज गुजरती थी ऐसे ऊपर ऐसे सो के। हाँ, हम लेट ही नहीं सकते हो। यस, एक पॉइंट आता है आपके 6-7th मंथ के बाद के खाना वैसे ही नहीं डाइजेस्ट हो रहा होता ना, क्योंकि एक बच्चा भी है और इतनी सारी चीजें अंदर चल रही होती, तो बंदा लिटरली जो है ना वो ऐसे सोता है। शुक्र है वो वाला चैप्टर अब क्लोज हो गया है, वरना कसमें मत मारी गई। बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है व्यूअर्स। पालना भी आसान नहीं है, कसम से पल जाते हैं पैदा करने वाला। मुझे तो वो वाले टाइम याद आ रहे हैं, अल्सर्स, एसिडिटी, कुछ भी खाना है उससे तंग ही होना है। और इतनी एसिडिटी होती थी कि लगता था कि जैसे गले के अंदर ना जैसे किसी ने तेजाब उल्टा दिया, मिर्चे। और वो जो एक बर्प टाइप आता भी है, वो भी एक होता है कि वो जो रिफ्लक्स मुंह के अंदर आता है, और उससे नौजिया को ट्रिगर करना बहुत वो हो जाता है। तो हम अच्छा आपका और वो ख़राब नहीं करते, उसमें हम थोड़े से और वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वॉक जो है ना अपनी डाइट में या अपनी लाइफस्टाइल में डेली इनकॉर्पोरेट करें। आपको अल्सर है, आपको नहीं है, आपको अगर साथ डायबिटीज़ है तो आपके लिए मस्ट है, मस्ट हर खाने के बाद अपनी आदत बना लें 10 से 15 मिनट वॉक जो है ना वो लाजमी तौर पे किया करें। अब कितनी फ़नी बात है व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं एसिडिटी के, तेजाबियत की, अल्सर्स की, और आपको ये कह रहे हैं कि आप वॉक करें। जी, बात ये है कि वो एक्सरसाइज, वो वॉक, वो चहलकदमी, ये चीज़ें आपकी बॉडी के फंक्शंस को बेहतर करती हैं। हम जब एक्सरसाइज की बात करते कतन इसलिए नहीं कर रहे कि आप पतले हो जाएं और आपके 6 पैक्स बन जाए और आपकी, वो आप करें अगर आपका दिल चाहता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंसान की बेसिक हर चीज़ का हल आप मुझे एंड में बताती हैं, वॉक, एक्सरसाइज। देखिए वॉक और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, पानी तो ऑफ कोर्स, और नींद देखिए ये तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज आ जाती है ना। आपको पता है कि जो लोग नींद नहीं पूरी करते और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनकी एसिडिटी अल्सर्स में तब कन्वर्ट होती है क्योंकि रात को वो सोते नहीं है। जब रात को सोते नहीं और जागे रहते हैं और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या रात को लेट नाइट खा के फिर सो जाते हैं, तो और वो अल्सर ट्रिगर हो जाते हैं, एसिडिटी। आपने अपने बच्चों में अगर अल्सर्स को होने से बचाना है और अगर आपको अल्सर का एक प्रॉब्लम हो चुका है, सबसे पहली चीज़ अपने घर से जो आपने बाहर फेंकनी है ना, अगर तो है कोई भी पैकेज्ड चिप्स हैं, कोई भी पैकेज्ड निम्को है, कोई भी चीज़ है ना, उसको उठा के खुदारा अपने घर से बाहर फेंक दें और दोबारा उसको ग्रॉसरी में मत लेकर आएं, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको है ही नहीं। आप फ्रेश चीज़ें घर पे बनाओ यार, क्यों नहीं आप बना सकते? घर पे इस्तेमाल करो उनको। आपने क्यों पैकेट वाले चिप्स का एक प्रॉब्लम ये भी होता है, इतना बड़ा पैकेट लाएंगे और उस पैकेट को एक ही टाइम पे बैठ के ख़त्म करेंगे। मैं अभी इस टाइम पे ना वेट गेन की बात कर रही हूँ, ना लॉस की, किसी चीज़ की मैं बात नहीं कर रही। मैं उसमें उसके मसालों की बात कर रही हूँ, उसमें जो आपके उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको शेल्फ लाइफ करने के लिए, जो उसमें इन्हांस करने के लिए जो चीज़ें डाली गई हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और अगर आप कोकोनट वाटर को इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपकी डेली एक्टिविटी में आपको हेल्प कर रहा है, तो आप कोकोनट वाटर जो है वो हर हफ्ते एक फ्रेश कोकोनट आप ले आओ, घर पे उसका पानी निकालो, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो। या अगर फ्रेश कोकोनट अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे जो कोकोनट अवेलेबल होता है आप उसको सोक करके रखो ओवरनाइट,
सुबह उठ के आप उसको ब्लेंडर में डालो, ब्लेंडर में ब्लेंड करने के साथ उसके पानी डालो और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आपको कोकोनट के बेनिफिट्स बहुत अमेजिंगली तौर पे मिलेंगे, जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब अल्सर्स का एक और प्रॉब्लम ये होता है, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ जो हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं, फ्रैकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप रात में बार बार उठ रहे होते हो और आप उससे इरिटेट हो रहे होते हो, आप तंग होते हो कि मैं क्या करूँ। आपको जैसे ज़िंदगी का वो जो है ना एक मकसद ही समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अल्सर्स होने से खुद को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, खुद खाओ, बना के खाओ। आपको पता हो कि आपने किस ऑयल में खाया है, क्या खाया है। जब हम घर की ग्रोसरी करते हैं ना, हम बड़ा सोच समझ के लाते हैं। छोटे बच्चों को अल्सर्स का प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल, क्योंकि हम उन फास्ट फूड्स पे रिलाई करते हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं है कि वो किस ऑयल में बने हैं। अब अगेन जंक फूड में आप कहेंगे कि इसमें तो कोई तीखापन, कोई मिर्चें, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि वो फास्ट फूड किस तेल में फ्राई हो रहा है। यस, आप उसमें बन, किस किस्म के केचप्स, किस किस्म के मसाला जात लगा रहे हैं, आपको नहीं पता। इवन हाई एंड जो जगहें हैं उनके भी, मतलब जो हाई एंड या जो इंटरनेशनल चेन्स है, आप जब उनको भी कुरेद के देखते हैं तो उनकी कोई खाना हेल्दी तो नहीं होता और इतना हाई कैलोरी होता है कि वो आपके पेट को प्रेशर में डाल देता है। ऐसे ही। सो एंड में आप क्या कहेंगे? एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने पानी कौन सा पिया है, आपने खाना क्या खाया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके यंग रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी रहें, खुश रहें, खाएं पिएं, मौज करें। एग्जैक्टली, एंड द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। आज फिर वही बातें रिपीट हुई हैं जो हमेशा रिपीट होती हैं। एक्सरसाइज करनी है, पानी का सही इस्तेमाल करना है। आज जो एक एडिशन जो हम पहले भी कर चुके हैं बड़ी दफ़ा बात, लेकिन फिर आज हमने कही खाने को चबा के खाएं। एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें तो करें ना, अपनी नींद को पूरा करें, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और उसको अपने आप को मज़ीद अच्छी सेहत की तरफ ले जाने के लिए आप अपने एफर्ट तो करें। एफर्ट आपने कोई नहीं करना, अपने पेट को, अपने इनसाइड्स को आपने बीमारियों का एक गढ़ बना लिया। फाइनली यूरिक एसिड क्या दूसरी एसिडिटी की बहन है या वो कुछ और है? यूरिक एसिड तो हमारे बहुत ज़्यादा जो हम मीटी प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं ना, उससे हो रहा होता है और उसी से आपकी अगर अंदर तेजाबियत है तो वो भी बढ़ जाती है। तो अगर यूरिक एसिड भी है और साथ साथ आपको तेजाबियत का भी इशू है तो फिर तो आपने अपनी बर्बादी का पूरा सामान अपने निज़ाम यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में रखा हुआ है। बिल्कुल। सो एहतियात करें, अपना भी ख्याल रखें, साथ में दूसरों का भी। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की। आजकल की दुनिया में करियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, इस पर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे करियर डेवलपमेंट की, या जिसको करियर काउंसलिंग भी आप कह सकते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे बच्चों को या यंग लोगों का या इवन एडल्ट्स को। कभी कभी इंसान जो है 30-35 साल की उम्र पे भी, 40 साल की उम्र पे भी अपने करियर को चेंज कर लेता है। हमारे जानने में हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी इंजीनियरिंग की, फिर 50s की एज में आके उनको एहसास हुआ कि यार ये इधर कुछ बन नहीं रहा और एज सच उनकी वो इनकम वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने साथ ही आईटी का काम शुरू कर दिया और सीखना भी शुरू कर दिया, कोर्सेज़ लिए, और हंसते हैं और कहते हैं कि जो मैंने कोर्सेज़ लिए वो डिग्री से ज़्यादा मुझे कारामद पेश आया और आज जो वो अपने बिजनेस और मामलात में उनकी टेंशन से ज़ीरो हो गई हैं और अपने आईटी में जो उनकी एक्चुअली फील्ड थी भी नहीं, उन्होंने स्विच ओवर कर लिया। तो ऐसे लोगों के लिए भी अगर कोई करियर काउंसलर्स हों या उनको गाइड करने के लिए हों तो कितनी अच्छी बात हो। और यंग बच्चे तो आजकल बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, या तो हर बच्चा एआई की तरफ जा रहा है या हर बच्चा जो है वो मीडिया की तरफ जाना चाह रहा है, बीच की कोई चीज़ रही नहीं है। तो करियर काउंसलिंग कितनी अहम है और स्कूल्स कॉलेजेस के लेवल पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या डिग्रीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी लेंगे। और ऑफ कोर्स ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है दैट समबडी सेज कि डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर वो नहीं इंपॉर्टेंट तो उसकी जगह क्या इंपॉर्टेंट है, हम वो भी गाइडेंस लेंगे। हमारे साथ उमारा खालिद हैं, करियर डेवलपमेंट एक्सपर्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम उमारा, कैसी हो? I'm good. आप सुनाओ? मैं तो ठीक ही हूँ, बट आप ज़्यादा ठीक लग रही हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं तलहा अली कुशवाहा, एक बहुत ही ब्रिलियंट इंडिविजुअल, हमारे प्रोग्राम पे वेरियस डिफरेंट कैपेसिटीज़ में माशाल्लाह आ चुके हैं। एजुकेशनिस्ट तो आप हैं ही, और क्योंकि आपने हमेशा जो खुद को सही लगा उसको परसू किया
और प्रूव भी किया कि उसी कैपेसिटी में भी वन कैन डू वेरी वेल। अब माशाल्लाह यूर अ कल्चरल स्पेशलिस्ट एज वेल, और वेरियस डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आप भी काम कर रहे हैं। आपका भी कोई एक टाइटल तो नहीं है, राइट तला भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। करियर डेवलपमेंट या करियर काउंसलिंग है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताइए। असल में मुझे तो लगता है कि आपके अपने लिए ये जानना शायद बहुत ज़रूरी है कि आपकी कॉलिंग क्या है, और उसी को फिर परसू करना मेरे ख्याल में अब करियर की डेफिनेशन है। क्योंकि पहले तो करियर होता था नौकरी करके लगे रहें किसी महकमे में और फिर रिटायर हो जाएं। अब करियर आई थिंक वो है जो कि आपका पैशन और कॉलिंग है, और वो फिर आप मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में उसको परसू करें। अच्छा, लेकिन कितने मज़े की बात है हमारा कि हमारे यहाँ सबसे कम अहमियत दी जाती है पैशन को। अगर बच्चे का बड़ा एप्टीट्यूड है गेमिंग के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक एग्ज़ाम्पल है, तो माँ बाप की यही कोशिश होती है कि ये बच्चा दूर रहे गेमिंग कंसोल से, जबकि हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो अपनी फील्ड में, अब आपको पता है बहुत से ऐसे बच्चे जो टेकन के वो बन चुके हैं चैम्पियंस, पाकिस्तानी बच्चे, और लाखों क्या करोड़ों में कमाया उन्होंने। एग्जैक्टली। तो पैशन और शौक को तो कोई देखता ही नहीं है, इवन बच्चे नहीं खुद देखते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, पैशन जो है ना वो एक मॉडर्न टर्म है हमारे पेरेंट्स के लिए शायद, लेकिन जो अब बच्चे आ रहे हैं डेफिनेटली वो सबसे पहले पैशन को ही देख रहे हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसका ना एक फ्यूजन होना चाहिए। अगर हम करियर की बात करें, करियर डेवलपमेंट की बात करें, हमें जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं उनको भी देखना है, पैशन को भी देखना है, हमारे अपने क्या गोल्स हैं, और वो चीज़ सारी स्टार्ट हो रही है आपकी सेल्फ अवेयरनेस के साथ। तो डेफिनेटली अगर आजकल के बच्चे हैं और वो उनको लग रहा है कि हमारे अंदर थोड़ा टैलेंट है और उसको मज़ीद हम इन्हांस कर सकते हैं थ्रू लर्निंग, ठीक है, या प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली उनको जाना चाहिए। बिकॉज उससे वो ज़्यादा अर्न करेंगे, उससे ज़्यादा उनको एडवांसमेंट मिलेगी अपनी करियर के अंदर, एज़ कम्पेयर्ड कि वो सिर्फ पेरेंट्स के या जो सोसाइटल प्रेशर है उस तरफ निकले वो। तो तला भाई, फिर इसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो तालीम की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि 50s में उन्होंने अपने करियर को ही चेंज कर लिया। किस स्टेज पे करियर काउंसलिंग, करियर डेवलपमेंट मैटर करती है, और किस स्टेज पे इसको इनकॉर्पोरेट करें? नो डाउट पैशन वट, जैसे कि कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक यंग बच्चा है 10 साल का, पियानो भी बड़ा खूबसूरत बजाता है, एस्ट्रोनॉमी में भी उस बच्चे का इंटरेस्ट है, मतलब हर एरिया में वो बच्चा एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, और उसने फैसला किया कि वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता है और साथ में उसने पियानिस्ट भी बनना है। तो माँ बाप ने उसको थोड़ा सा इनकरेज किया, लेके आगे चले, स्कूल कॉलेज कहीं ना स्कूल में तो इनकरेजमेंट मिली होगी, क्लास 1, 2, 3 तीनों में उसने डिस्टिंक्शन ली। सो ऐसा बच्चा कैसे सब बच्चे बन सकते हैं? आई गेस दैट्स माय क्वेश्चन। वालिदैन का असल में ये है ना कि वो एक सर्टन फ्रेमवर्क में क्योंकि ख़ुद रहे हुए हैं, और हमारा जो पास भी था उसमें जैसे मेरे ज़माने में मुझे याद है जब मैं सोच रहा था कि क्या करना है, तो बस था कि ये 4-5 चीज़ें हैं, बस ये कर लो क्योंकि भाई ज़िंदा रहना है और नौकरी चाहिए। अब मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ गया है। अपना ही पहले ज़रा हमें बताएं, फिर क्या हुआ? मेरा जो ये हुआ कि मैंने असल में मेन स्ट्रीम लाइन नहीं ली। उस वक्त था कि जी MBA कर लो, फिर बैंक में लग जाओ, तो वो चीज़ें जो थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अब ज़ाहिर है कहाँ कल्चर और कहाँ बैंक, लेकिन मुझे ये हिट एंड ट्रायल करके मैं पहुँचा हूँ। लेकिन वो प्रोसेस क्या थी? देखें, सबसे पहले तो आप लोगों की इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, फिर आपके मशवरे भी ले लेते हैं। तो आप छोटे थे, आपको घर वाले कह रहे थे इस तरफ निकल जाओ, घर वालों का क्या था कि क्या करो? अच्छी बात ये थी कि मेरे जो घर वाले थे उन्होंने फोर्स कुछ नहीं किया। लेकिन उनका मशवरा क्या था कि ये कर लो या ये कर लो? सच्ची बात है कि उनका मशवरा भी कोई इतना वो नहीं था डोमिनेंट या डिफाइंड। मेरे कज़न्स और दोस्त, उन सब से हम कर आके जो सीनियर कज़न्स थे, हिट एंड ट्रायल होता रहा, भाई ये देख लो वो कर लो। होता ये कि आमतौर पे लोग बात करते हैं भाई इस चीज़ का ट्रेंड है, यहाँ अब पैसे ज़्यादा अच्छी नौकरियाँ मिल जाएंगी, तो वो ये तो देख ही नहीं रहे होते कि भाई आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए ना, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आप दोनों का ओपिनियन बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिकॉज मैं भी एक्चुअली आपके साथ तला भाई ज़्यादा इस मामले में अग्री करती हूँ। आई एक्सप्लेन वाई। देखिए, हर बंदा ये पैदा नहीं होता जानते हुए कि वो क्या करना चाहता है, ग्रांटेड, लेकिन अगर हर बंदा IT की तरफ जा रहा है और सारे ही IT की तरफ निकल जाएंगे तो बाकी एवेन्यूज़ खुले रह जाते हैं। और क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप किसी ऐसी फील्ड और इसी ऐसे एरिया में अपना नाम बनाएं जो एक अनलाइकली चीज़ है, रादर देन उधर ही आप उसी टो में लग जाए। वो कहते हैं ना, यू कैन बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड और अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड। तो फिर आप कल्चर की तरफ कैसे आए?
हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, तो क्या क्या किया आपने? मुझे जिसने पता था उस वक्त सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का, अच्छा। वो मुझे ऐसे पता चला कि अमेरिकन सिस्टम में आपके पहले 2 साल आपके इल्म में होगा कि वो आप करते हैं इलेक्टिव जो भी आप करना चाहें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये सब आपने ये किया? हमने पहले 2 साल ये किया। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई लव इट। था मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो मेजर था, अच्छा। लेकिन उससे क्या हुआ वो तो मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ये एक मज़ेदार चीज़ है, तो मैंने इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। फिर मैं कंसल्टिंग में चला गया, जो कि फिर एक पूरे 18 साल का एक पूरा है, और उस कंसल्टिंग में कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च भी थी। तो आप कह लें कि ये अब एक इत्तेफाक था, लेकिन मेरा कोई आप कह लें कि इतना डिफाइंड, इतना थॉट आउट प्लान नहीं था। लेकिन मैं एक मिसाल यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा। वालिद मेरे क्योंकि फ़ौज में थे, तो एक था नज़र आ रहा था सामने कि भाई ये तो एक अच्छा करियर है ही और कर लो। तो मामू मेरे जो थे उन्होंने PIA के उस ज़माने में होते थे, ये करियर काउंसलर्स या आप कह लें साइकोलॉजिस्ट असल में होते थे, उनसे उन्होंने मुझे ना एक सेशन करवाया, उन्होंने मेरे टेस्ट लिए। तो उन्होंने कहा कि आप वर्टिकल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल सकते। मसलन एक पॉइंट था जिससे कि बिल्कुल ही आर्मी रूल आउट हो गई ना, क्योंकि मैं तो वर्टिकल, तो वो तो है ही वर्टिकल पिरामिड स्ट्रक्चर है। 90% आजकल चीज़ें, वेल 90% जब हम लोग छोटे थे तो वर्टिकल ही थी, vertical ही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि एक डिवाइड आ गया। तो मेरा क्योंकि पावर से बहुत अनईजी रिलेशनशिप था उसके मुताबिक, उस जो रिज़ल्ट था साइकोलॉजिकल एनालिसिस का, तो फिर मुझे थोड़ी सी उससे यकीनन गाइडेंस मिली कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इस तरह की चीज़ में नहीं आना। तो अगर ये चीज़ सही वक्त पे सब बच्चे ले लें तो उनको कम से कम एक बेसिक फ्रेमवर्क पता चल जाए कि आप क्या, अब ये ऐसे ही आप बैंकिंग शुरू कर देते हैं, फिर 15 साल के बाद आप जब इतने आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं अच्छा अब मैं जी पेंट करने लगा हूँ, मैं आर्टिस्ट बनने लगा हूँ। और देखिए अब आप वो कर रहे हैं जो आप इंजॉय भी करते हैं और जो आपको काम कम और प्लेजर ज़्यादा देता है, राइट? रोजी रोटी तो व्यूअर सब ने कमानी है। मैं ये अक्सर कहती हूँ कि जैसे मेरा पैशन है मीडिया और ये सारा काम जो मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी तंग आ जाती हूँ, इरिटेट भी हो जाती हूँ, लेकिन वो तंगी और इरिटेशन लॉन्ग लिव्ड नहीं होती। एक वो रिजेंटमेंट नहीं आ जाती कि क्या अजाब है किधर मैं फंस गई, क्योंकि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती इसमें धकेला नहीं है। अब आप अपनी कहानी सुनाएं हमें, ठीक है। मैं आप इस तरफ कैसे आई? मैं चूँकि घर में सबसे छोटी थी तो मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था। 2 भाई ऑलरेडी डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हुए थे, तो प्रेशर ज़रा छोटे बच्चे पे कम आ जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस थी कि मैं अपने लिए कुछ चॉइस करूँ। शुरू से ही जूनियर क्लासेस से लेके यूनिवर्सिटी तक मैं काफ़ी ज़्यादा रही एक्टिव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो तब मुझे पता था कि मैं किसी ऐसी फील्ड में जाऊँगी जहाँ पे बोलना है। मैं ड्रामेटिक्स में रही, डिबेट्स में रही, डिफरेंट सोसाइटीज़ को हेड कर रही हूँ, पोइट्री रेसिटेशन उसके अंदर प्राइजेज़ मिल रहे हैं। तो एक वो जो टीचर्स की तरफ से फीडबैक आ रहा होता है और एक ख़ुद अपना भी पता होता है। और लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो लिटरेचर में मास्टर्स किया, लिंग्विस्टिक्स में एमफिल करके एकेडेमिया की तरफ चल पड़े। एकेडेमिया में कोई 7-8 साल रहने के बाद मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द ओनली प्लेस फॉर मी, मुझे कुछ और भी डिस्कवर करना है। और फिर मैं कॉर्पोरेट की तरफ चली गई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट अभी एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक प्रोजेक्ट को हेड कर रही हूँ। तो वहाँ पे जाके भी मुझे पता चला कि समटाइम्स आप कुछ चीज़ों को इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहते हो जो आप एकेडेमिया में नहीं कर सकते। आप कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ लाना चाहते हो, उसको आपको कॉर्पोरेट आपको एक्सपोजर देता है कि आप करो। तो अभी मेरा ताल्लुक फिर एकेडेमिया से भी है, कॉर्पोरेट से भी है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉर्पोरेट में आऊँगी, मैं वो चीज़ें करूँगी जो मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन आप दोनों की बातों से तो मुझे, और मेरी अपनी भी स्टोरी से मुझे यही समझ आ रहा है कि एंड में तो बंदा वही करता है जो उसका अपना जी चाह रहा होता है। एग्जैक्टली। नहीं, सब ऐसे नहीं करते। मेरे ख्याल में बहुत सारे, कम से कम जो हमारी जनरेशन तक सारे लोगों ने पूरी ज़िंदगी गुजार देते थे, वो भैया हमारी नहीं कर जनरेशन पाते। था, अब ये वाली जनरेशन तो बिल्कुल एक, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे जो हैं बड़े क्लियरली कह देते हैं हमने ये नहीं करना। Exactly. क्योंकि देखें ज़ाया तो कुछ भी नहीं होता, आप लोगों का भी तालीम से ताल्लुक़ है, और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ वहाँ पे हर रोज़ मुझे आप जैसे ब्रिलियंट लोगों से सीखने का मौका मिलता है, गाइडेंस मिलती है। सो सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बड़ी, जैसे कि मैंने एलजेब्रा नहीं सीखना, मुझे नहीं है उसमें इंटरेस्ट। अगर मैं 2 साल एलजेब्रा सीखती रहूँगी तो मुझे कख नहीं समझ, अगर आ भी जाएगी आई डोंट नीड इट, आई डोंट वांट इट, मैंने मैथमेटिशियन तो नहीं बनना। सो ये वाला जो एक एलिमेंट है ना कि फोर्सफुली हम बच्चों को, एक्चुअली प्रेशर भी तो बच्चों पे बहुत है ना तला भाई। देखिए 8 साल की उम्र पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमें बता दे वो क्या करना चाहता है, कैसे बता सकता है?
बड़ा मज़ेदार एक कैरिकेचर था जी कि जानवर खड़े हुए हैं सारे, हाथी, मछली, शेर, चीता, सब खड़े हुए हैं और वो साहब बैठे हुए हैं एक एग्जामिनर, वो कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी हम सब चाहेंगे कि आप इस दरख्त पे चढ़ के हमें दिखाएं, जो भी इस दरख्त पे चढ़ सकेगा वो तो ये है मामला ना यहाँ कि हर एक को दरख्त पे चढ़ना होता है बस, और माँ बाप उस माइंडसेट में अभी तक भी हैं। तो और एक चीज़ सॉरी और थी, वो ये है कि आपका एरिया जब आ जाता है, जैसे अब आपका अगर एरिया कम्युनिकेशन है या ट्रेनिंग है सर्टन एरियाज़ में, अब वो आप कॉर्पोरेट में जाएं, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, मेरे ख्याल में आप अपने ही एरिया और कॉलिंग में हैं। तो हम आम तौर पे जो उसका मोड है ना, उसमें ज़्यादा फंस जाते हैं कि अच्छा तुमने नौकरी करनी है, तुमने अपना कुछ करना है, नहीं करना, क्या करना है। असल में आपको वो करना चाहिए जो आपका एरिया, अगर वो कल्चर है, अगर वो आर्ट है। अब उसमें आर्ट में आप हीलिंग भी कर सकते हैं, आप मेडिकल साइंस की रिसर्च में भी जा सकते हैं। आप मेडिकल साइंस में रेकी इज ब्रिलियंट। एग्जैक्टली। तो अगर आपका जो एरिया है ना, आपको मेरे ख्याल में उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उसमें अगर जॉब कुछ अर्सा करनी है करें, अगर आपने अपनी बिजनेस करना है वो भी करें, लेकिन वो करियर फिर आपका पाथ सेट हो गया इसका मतलब। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि पहला स्टेप करियर काउंसलिंग है, उसके बाद करियर डेवलपमेंट है? मतलब इसके स्टेप्स क्या है, मुझे अगर आप करियर काउंसलिंग से पहले तो सेल्फ अवेयरनेस है पेरेंट्स की, और उसके बाद फिर एक डिस्कशन है बच्चे की, ताकि उसकी इंपॉर्टेंस को बता सकें कि हमने आपको एक सेशन के लिए लेके जाना है, और वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर करियर जो काउंसलर है उसका माइंडसेट क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स मैंने पाकिस्तान में देखा है कि पेरेंट्स उनको बता देते हैं कि आपने बच्चे के दिमाग में ज़रा ये बात डालनी है, वो मैनिपुलेट करते हैं बच्चे को, अनफॉर्चुनेटली। बड़ी गलत बात है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो स्टेप्स हम देख रहे हैं वो बड़े प्योर होने चाहिए, और इनफॉर्मल तरीके से फिर हम फॉर्मल की तरफ जाएं फिर। क्योंकि बात याद रखिएगा व्यूअर्स, बच्चा एक इंसान है, वो आपका कोई खिलौना नहीं है कि जिस मर्जी तरीके से उसको मड़ोड़ लिया, मधोड़ लिया, विंगा चिपा कर दिया। बात यह है कि उस बच्चे का अपना एक राय है, उसका अपना दिमाग है, वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ इस दुनिया में आया है। पेरेंट्स क्या कहेंगे? वो कहेंगे देखें जी बच्चा तो हमारा है, हमें इसका दर्द और दुख होगा, आप इसको पैशन करवाएंगे और ये बेचारा नौकर नहीं बन सकेगा कहीं। बट डन है। चले यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो फिर हम ये क्या जवाब दे पेरेंट्स को जो ये हमें बात कह रहे हैं, इसका जवाब आप ही देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ तला अली कुशवाहा है, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस उमारा खालिद। तो इनसे तो बातचीत चल ही रही है, लेकिन किचन में नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। पक गए आपके पाए नुमा पालक? जी बिल्कुल पक्की है, अब बहुत ही डिलिशियस, खुशबू से नहीं पता चल रहा आपको, इतनी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी पूरे स्टूडियो में। और हमारे राइस भी, यखनी राइस भी हमारे रेडी हैं, और हमारी पालक भी रेडी है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। अब देखिए शेफ़ नूर एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है इसी चीज़ का व्यूअर्स, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अपने पैशन को आगे लेके चलना। अब एज अ होम मेकर इन्होंने पूरी तवज्जो दी अपनी बेटी को रेज़ करने में, सारा कुछ करने को, एंड साथ साथ इन्होंने घर पे कुकिंग सिखाई भी लोगों को जी। और साथ साथ अपने इस पैशन को आगे लेके चली। जब वक्त मिला, अब बच्ची बड़ी हो गई है तो हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा है और अदरवाइज़ भी इनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती। सो बात यह है कि अगर यही चीज़ इनको बचपन में पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया होता, कहा होता, आज शायद आपके 6 रेस्टोरेंट होते। जी, मैंने अपने शौक से बस किया है और बस करती रही हूँ। लेकिन अगर आपने इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया होता, बिल्कुल शुरू में जब आप, जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में कि हर किचन में आप घुस जाती थी और फ्रिजों में घुस जाती थी कि क्या बना हुआ है, क्या है, तो बात ये कि आपका एक वो इंटरेस्ट था, आपका पैशन था। अब उसी चीज़ को अगर आपने फॉर एग्जांपल शादी से पहले अपना एक रेस्टोरेंट खोलिया तो आज शायद वो 8 रेस्टोरेंट होते। बिल्कुल सही कह रही हैं, हाँ जी। और मैं सोचती हूँ कि पहले मुझे खोल लेना चाहिए। सो यही तो पॉइंट है ना, रिग्रेट्स रह जाते हैं। अब आपने ब्रेक से पहले तला भाई हमें एक बात कही कि भाई माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा है, भाई ठीक है आपका बच्चा है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल इंसान भी तो है। आप भी एक इंसान हैं अपने माँ बाप की औलाद होने के साथ साथ, और आपका अपना दिमाग है। और अगर एक बच्चे में साइंस का एप्टीट्यूड है ही नहीं, वो कॉन्स्टेंटली साइंस सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है, उसको शौक भी नहीं है, उसको हालत ख़राब हो रही होती है सोच के कि यार बायोलॉजी क्लास में कुछ काटना पड़ेगा, एनाटॉमी में ये वो करना पड़ेगा, उस बंदे को आप साइंस में क्यों घुसा रहे हैं? बेटे डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी,
फिर और तुम जब आप पैसे बहुत से कमाओगे। पेशेंट्स को मार डालेंगे बेएहतियाती या अपनी उस प्रोफेशन से नफरत में, तो उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? असल में क्या इंसान, एक अच्छा आर्टिस्ट एक बुरे डॉक्टर से बेहतर नहीं है? लेकिन ज़्यादातर इंसान इतने हाई आईक्यू होते हैं मेरे ख्याल में कि अगर आप उनको घुसा देना एक चीज़ में और ट्रेनिंग करवाते रहें 20 साल, तो वो कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। और इसलिए हमें लगता है क्योंकि बिलो एवरेज और मीडियोकर भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता है ना, तो इसलिए फिर वो चल जाते हैं बेचारे 40 साल और कहते हैं चलो हम अच्छे ही रहे, हमने कमा लिया, आज 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वरना हम क्या करते हैं आर्टिस्ट के तौर पे। नहीं तो आज ये सोच देखिए ना, है। अब शेफ नूर आपके सामने उन्होंने क्या बात की हमारा, कि मैं सोचती हूँ कभी कि मैंने कर लिया होता। Exactly. मैं इनको अक्सर डांटती हूँ, मैंने कहा इतने लोगों को आपने सिखाया, क्लासेस ही शुरू कर देती यार घर से। कहती करती थी, बट मुझे ये होता था कि अगर बेटी और घर और मैं उसको इग्नोर ना करूँ। मैं उनकी 100% बात समझती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी डिडंट, बिकॉज उनको ये महसूस हुआ कि होम मेकिंग मेरा प्रोफेशन है, मैं उसी में रहूँ। उनको रोका किसी ने नहीं, बट उनके जहन में तो ये बात आई थी ना। वो भी तो हम ही डालते हैं बच्चों के दिमाग में। कोई भी बच्चा पैदा तो नहीं होता 1000 सोचों के साथ, वो सोचे भी हम ही दिमाग में डालते हैं। जी अच्छा, ये जो मेरे पास फैमिली काउंसलिंग के लिए ख़वातीन आती हैं तो उनके मेजॉरिटी के ये रिग्रेट्स होते हैं, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती हैं कि हम में ये टैलेंट था, ये स्किल था, हम कर सकते थे। और जब मिड लाइफ क्राइसिस आता है बिटवीन 40 एंड 45, तो ये रिग्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ तो जाता सबको है। आता है, बिकॉज एक पॉइंट आता है जब आप कहते हो हैं बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, मियाँ साहब अपने कामों में लगे, अपने लिए क्या किया, अब मैं क्या करूँ, या फिर अपने लिए दीवारों क्या को किया देख पूरी ज़िंदगी। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप नौकरी ना करो, आप करियर की तरफ ना जाओ अगर आप हाउस वाइफ हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपका कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, हॉबी, कुछ ना कुछ आप करते रहो। फिर उस स्टेज पे आओ जब बच्चे बड़े हो गए हैं, आपकी कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रही, वहाँ पे फिर आप अपने आप को जो आपका शौक था उसको आप एज अ करियर आप अडॉप्ट कर सकते हो। अब देखो हम सीधी बात है, बात तो कर रहे हैं पेरेंट्स की, लेकिन इसमें स्कूल और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस का भी ताल्लुक है। आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, आप भी सिखाती हैं लोगों को। मेरा सवाल ये है कि क्या स्कूल और इदारों की, बाहर के मुल्क में तो तलबा होता है हर जगह करियर काउंसलर, हर स्कूल में करियर काउंसलर, एक नहीं 2 4 होते हैं कि अगर एक छुट्टी पे है तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और पूरे स्कूल को एक नहीं केटर करता, 2 4 लोग करते हैं। इसके बारे में आपकी राय क्या है, और ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ हो रहा है, यहाँ सर इसलिए मुझे मैं सुन लेना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात ना नहीं करें। नहीं सुन लें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी वो हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जब आपके ग्रेड्स नहीं अच्छे आ रहे, आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, तो फिर अगर सुसाइडल हो रहे हैं या स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट या कोई बंदा अवेलेबल होगा, लेकिन वो उससे पहले नहीं अवेलेबल होगा कि भाई आपको करना क्या चाहिए। तो ये है मसला। वो सिर्फ उसका स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए एक बंदा, जो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो भी इसलिए रखते हैं। अब तो आप आ गए ना। और वही वाली बात जो आपने कहा ना कि पीछे से माँ बाप फीड कर रहे होते हैं, इसे कहें कि इसने डॉक्टर बनना है, इसे कहें उसने डॉक्टर बनना, बच्चा रो रहा है कि भाई मैंने नहीं डॉक्टर बनना, मुझे नहीं समझ आती। वो कहते हैं वैक्सीन का टीका भी तो बच्चे को लगाते हैं ना, वो रोए, लेकिन उसके लिए अच्छा यही है कि वो डॉक्टर बने। अच्छा, यहाँ जो प्राइवेट डिबेटेबल टॉपिक है। हाँ जी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो काउंसलिंग इस टाइम हो रही है ना, करियर काउंसलिंग, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। उनके पास 3-4 प्रोग्राम्स आ जाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कोलैबोरेशंस की होती हैं। बच्चा जब आता है, मार्क्स कम है, उन्हें पता है कि सेल्फ फाइनेंस में बच्चा कहाँ कहाँ जा सकता है, इसको कौन से प्रोग्राम में डालो। तो वो भी कोई 100% कोई इतनी अच्छी काउंसलिंग नहीं हो रही है, करियर काउंसलिंग जो हो रही है। और उसका जो राइट टाइम आपने पूछा था ना, वो बड़ा बेसिक होता है। 15-16 ईयर्स में आप स्वॉट एनालिसिस कर लो बच्चे का, बिठा के कर लो, बच्चे को बता दो बेटा खुद देखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो बड़ा टाइम एक मेजर होता है। बच्चा मैट्रिक में जा रहा है, मैट्रिक से जो 9th वाली स्टेज है, ओ लेवल्स में जा रहा है, तो O1 से पहले 8th का जो उसका है 13-14 वाली जो उसकी एज की रेंज है, तो बड़ा ज़रूरी होता है उस टाइम पेरेंट्स को, टीचर्स को अलग-अलग अपनी कैपेसिटी में बच्चे के साथ बैठना और ये डिस्कस करना। और उस टाइम ये नहीं होगा कि कोई 100% बच्चा डिसीजन ले लेगा, एटलीस्ट उसकी वो जो सोचने की खिड़की है ना, वो खुल जाएगी कि ये चीज़ है, मैं कर सकता हूँ, और उसका फ़ायदा होगा अगले 2-3-4 साल के बाद। बिल्कुल सही। एक जो और पॉइंट था छोटा सा, वो ये था कि आप अगर सिस्टम्स को कंपेयर कर लें, अब जब आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक्स है तो आपने इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं आपने लेने। ठीक है। अमेरिकन सिस्टम जो अंडर ग्रेड था उसमें क्या था कि पहले 2 साल आप जो मर्ज़ी लें। तो उससे क्या हुआ, मेरे जो केस स्टडी अगर मैं अपना लूँ तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ था अगर मैं ब्रिटिश सिस्टम में ही रहता तो वो तो मैं बस जिसमें दाखिला हुआ है बस यही करके निकल जाऊँ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी हमें
पहले 2 साल कुछ ऐसा रखना चाहिए कि 4 साल का हो, पहले 2 साल मैं जब एक्सपोजर कनाडा गई बाहर यही वाली चीज़ हुई। मैं गई बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस के सब्जेक्ट्स लेके। लो जी इकोनॉमिक्स की क्लास में अगला बोल रहा है और उसका मुंह हिल रहा है, समझ मुझे उसकी कख नहीं आ रही। और वो प्रोफेसर को मैं देख रही हूँ और प्रोफेसर, और बहुत बड़ी क्लास थी। आपको पता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस ह्यूज होती हैं। एक दिन गई, दूसरे दिन गई, तीसरे दिन मैं क्लास के बाद टीचर के पास जाके प्रोफेसर के पास रोना शुरू हो गई। He said, "What's wrong?" I said, "I've taken these subjects, but I don't understand them." तो धाड़े मारूं। उसने कहा, "Why are you getting upset? Why don't you try your hand at other subjects?" उस प्यारे स्वीट आदमी ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, क्योंकि 3 ही क्लासेस अटेंड की, मुझे उनका नाम भी नहीं याद, भले आदमी ने मुझे कहा, "Why don't you try?" मैंने कहा, "I don't know what to do. My mother says I can't do acting." उन्होंने मुझे मीडिया स्टडीज़ के डिपार्टमेंट भेजा, साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट भेजा, मैंने सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट भेजा, और वही वाली बात हुई तला भाई। मेरी डिग्री एंड में मीडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोकल्चर मेजर, एंड मेजर मेरा सोशियोलॉजी और माइनर मेरा साइकोलॉजी। तो अपना रास्ता मिल ही गया, लेकिन हमें वो ऑप्शन नहीं मिलती। और वो कितने लोग हैं जो वहाँ गए होंगे जैसे आप जा सकें? यहाँ तो लोग बेचारे वो चलते रहते हैं, बस एक रट में लगे हुए हैं। मैंने तो इसीलिए जैसे तैसे भी, जो भी मेरी जितनी सकत थी, जितनी मेरी पसली थी, मैंने हमजा को बाहर ही भेजा। क्योंकि मसला ये है कि वो भी लॉस्ट है। वो कहता है मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। वो वहाँ गया तो 1 साल के बाद अब मुझे आके कहता है कि मामा मैंने पॉलिटिकल साइंस करनी है, आई फाउंड माई सब्जेक्ट, बट इट टेक्स टाइम। सो देन हम एज पेरेंट्स या एज इंडिविजुअल्स फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं, क्या गलत करते हैं, वो समझ आ गई। अब आप मुझे ये बताएं, जो हमारी मेन जिससे लोगों की मदद होगी, व्हाट शुड वी डू? सबसे पहले तो बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना, उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि और आप जो भी करोगे। अगर एडल्ट्स को भी, क्योंकि कुछ लोग 35-40 साल 50 साल की उम्र पे भी करियर चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर तो साथ साथ स्पाउस का भी प्रेशर आ जाता है ना। पहले तो सिर्फ उधर माँ बाप का आता है, उधर बीवी का आता है। बड़े क्या होके तो मतलब आप अब ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो काम ना आया तो हम तो भूखे मर जाएंगे, बच्चों की फीसें कौन देगा? और ये बड़े जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं भी। फीस क्या, रोजी रोटी भी तो, खाना भी तो है, सर्वाइवल भी तो इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो यही कि कॉन्फिडेंस आप दो, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट में लेके आएँ पेरेंट्स, बच्चे को एश्योरेंस दें। और उसके बाद फिर करियर काउंसलिंग है, और करियर काउंसलिंग का सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसको एक डोमेन में रखना है कि बस एक दफ़ा करा दी, 1 सेशन दे दिया, 2 सेशन दे दिया। बच्चे को जब जब लगे, 6 महीने बाद, साल बाद, उसको ऐसे लोगों से, ऐसी कम्युनिटी से कनेक्टेड रखें। अब थ्रू फेसबुक, सोशल मीडिया, ऐसा के ग्रुप्स हैं, बच्चे वो खुद ज्वाइन करें। बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिल जाती हैं, इस तरह की चीज़ें सुने। टेड टॉक है, टेड टॉक पे आपको बहुत सा ऐसा मटेरियल मिलेगा सेल्फ अवेयरनेस पे, कि इस पे को सुन के आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। तो इस तरह का बच्चे को लिटरेचर प्रोवाइड करना, फिर ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपनी डोमेन्स चेंज की और आज वो सक्सेसफुल हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करवाना। और अगर बच्चे को बाय द वे आपने किसी डायरेक्शन में पुश भी करना है, तो एक जेंटल तरीका भी है। बाय द वे मैं अभी कुछ लास्ट जब हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक बच्चा है 10 साल का, माशाल्लाह ब्रिलियंट यंग मैन। उस 10 साल के बच्चे के साथ उसका बाप पियानो क्लासेस पे भी जाता रहा, उसका बाप उसको डिफरेंट जगहों पे लेके गया, रोबोटिक्स में भी उसको डाला, इसमें भी डाला। उस बच्चे ने खुद ही डिसाइड किया कि मैं 10 साल की उम्र पे भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑप्शंस दिए गए, एक्सपोजर हुआ कि जाओ करो। बच्चे को डॉक्टर भी बनाना है तो उसको कभी हॉस्पिटल ले जाके कोई जानने वाले डॉक्टर है, उनके साथ डे स्पेंड करवा दिया, उसका हिस्सा बना दिया। अगर इंटरेस्ट पैदा होना, इसके बाद भी नहीं इंटरेस्ट पैदा हुआ तो फिर नहीं होना। आप तो लकी हैं, मुझे तो क्लियरली कहा गया कि तुम कुछ कर लो, मीडिया नहीं करोगी, एक्टिंग नहीं जाके सीखनी, इस तरह किसी काम में नहीं पड़ना। किया खैर मैंने वही। मैं भी लिविंग प्रूफ हूँ कि अगर बंदा ढीठ है तो फिर वही करेगा जो उसने करना है। ढीठ कम होते हैं असल में। हम शायद अपनी मिसाल इस तरह ठीक नहीं होगी कि ज़्यादातर बच्चे जो बचपन से उनको ग्रूम कर रहे हैं कि भाई आपने सुनना है, माँ बाप की भी सुने, फिर वो काम करें, मुझे सिर्फ ये एक पॉइंट था कि आप, कोई इसमें शक नहीं है कि करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है और करियर से आपको ज़रूर रेलेवेंस होनी चाहिए कि आप क्या काम करना चाहेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन बच्चा पहले अपने आप को जानता है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस और साइकोलॉजी एंड इसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, तो फिर बच्चा अपने आप को मैच करे कि अब मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, रादर देन द अदर वे कि ये 3 ऑप्शंस हैं, अब बच्चे को मैच करो इससे। मेरे बच्चों के स्कूल का प्रिंसिपल हमेशा एक बात कहता है गिव द चिल्ड्रन एजेंसी, गिव द स्टूडेंट एजेंसी। कि हर इंसान को जब आप अपने आप का इंचार्ज बना देते हैं ना, कभी बना के तो देखें। वही बात जो व्यूअर्स मैंने शुरू में भी की थी कि हम ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ओवर प्रोटेक्टिव होकर जब हम अपने बच्चों को सफोकेट करते हैं
तो फिर 20-21 साल की उम्र पे ना चेक लिखना आता है, ना बैंकिंग आती है, ना बिल पे करना आता है। कभी पूछो कि बेटा जाके यूनिवर्सिटी की अपनी फीस खुद दे दो, बच्चा शक्ल देख रहा होता है कि हैं नहीं, सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। सड़क नहीं क्रॉस कर सकते। सो अपने बच्चों को अगर आपने इंडिपेंडेंट करना है तो उनको अपनी ज़िंदगी के ऊपर कुछ कंट्रोल दें, और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने गाइड किया है कि गिव देम एजेंसी, उनको खुद अपनी चीज़ों की डिसीजंस लेने दें, ऑप्शन सारे दें। और आपने बहुत अच्छी बात की, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें दिखाओ, जहाँ बच्चे का क्लिक होगा वो उसी को खुद ही उसके पीछे लग जाएगा। बट यू हैव टू गिव देम अ चॉइस। दुनिया बदल गई है व्यूअर्स, बहुत से लोग आजकल बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि हम क्या करें, हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अव्वल तो बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, उनको अपने साथ लेके चलना है। कंट्रोल वाली चीज़ वैसे ही प्रॉब्लमैटिक है। तला भाई को नहीं देखा, उनको तो आर्मी भी नहीं ज्वाइन करने दी, उन्होंने कहा आप वर्टिकल कंट्रोल नहीं हैंडल कर सकते। तो ये ज़रा घरों में अपने वर्टिकल कंट्रोल कम करें, कोहीसिव होएं। बच्चों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप ना रहें उनके, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दोस्ती का एलिमेंट अब बच्चों के साथ करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना अब हमारी मजबूरी है, ज़रूरत है। वरना बच्चे हाथ से क्या निकल जाएंगे, आपसे बहुत दूर हो जाएंगे और फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता अक्सर। सो कोशिश करें कि अपने बच्चों को का एक गाइड बने, रादर देन उनकी ज़िंदगी में हिटलर का रोल अदा करें। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मेरे प्यारे प्यारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू शेफ़ नूर, आपका भी। खुदा हाफिज़।